स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में इसे द्विपद प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, द्विपद थोड़ा सा इसके नाम से ज़्यादा क्लियर होता है हिंदी के नाम से। द्विपद, द्वि मतलब दो, पद मतलब टर्म। ठीक है, जिसमें दो टर्म्स हो उसमें उसी बात को हम लोग बाइनोमियल वर्ड यूज करते हैं, मैथमेटिकल। अब बात करते हैं कि इस थ्योरम का इन्वेंशन क्यों किया गया। ठीक है, क्या अगर ये टॉपिक नहीं होता तो हम किस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाते। और जिस बंदे ने इस बात को, इस थ्योरम को या इसके अंदर जो जो चीज़ पार्ट पढ़ेंगे, अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग को कितनी कितनी परेशानियाँ हो सकती थी, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं। अभी कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है कि हम इसमें किस तरह टाइप के पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइस रिलैक्स होकर सिर्फ आप सुनो। देखो क्या है क्वेश्चंस में मोस्टली क्या होता है कि आपको बचपन से पढ़ाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप कहोगे इसमें कोई नई बात तो नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल नई बात नहीं है। अब बात करें कि अगर हम आपसे a प्लस बी का क्यूब पूछें तो आप बताओगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नो डाउट यही बताओगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा पावर और बढ़ा दें कि a प्लस बी पावर 4, तो शायद आपका दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होता है, शायद प्रॉब्लम फंस सकते हो, क्योंकि हमें क्लास 10th लेवल तक सिर्फ 2 और 3 के पावर्स को ही सिखाया जाता है। ठीक है, 2 एंड 3 पावर्स पे, लेकिन यहाँ पे बेटा पावर 4 है। तो कुछ लोग जिनका मैथ अच्छा होता है वो स्पेशली अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? वो बेचारे करते हैं प्लस बी को होल स्क्वायर, ये याद होता है, फिर इसको ब्रेक करते हैं प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, काफी लार्ज चला जाता है। मान लो अगर आप यहाँ कर भी लेते हो बाई चांस, तो अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी के पावर 40, तब तो यार ऐसा तो आप सोच के बेहोश हो गए होगे कि यार ये पावर 40 है, एक्सपेंड तो कभी जिंदगी में नहीं होगा, हमसे तो नहीं होगा। ठीक है, 10th लेवल की बिलो अगर बात करें, जितना मैथ पढ़ के पाए हो उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ही पढ़ाया जाता है, सभी लोग पढ़ते हैं चाहे कोई बोर्ड हो। ठीक है, लेकिन अगर पावर बड़े बड़े नंबर होने लगे हैं तो इस सारे सिचुएशंस में कैसे काम किया जाए। तो देखो लिखा है फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, कितने टर्म है? 2। तो बाई मतलब 2, नोमियल मतलब जो अभी पढ़ेंगे, यानी दो नंबर को मिलाकर जो थ्योरम स्टडी होती है उसे बाइनोमियल होता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अभी सीखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये जो बात अभी समझा रहा हूँ ये कुछ मिनट के बाद आएगा। ठीक, तो बस मैं इसका मीनिंग समझा रहा था कि बाइनोमियल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे नंबर ऐसे होते हैं जिसका पावर अगर बड़े बड़े हों तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने का यूनिक मेथड है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इस बाइनोमियल थ्योरम में कई सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, कई सारी नई नई टर्म सीखेंगे। ठीक है, तो सब कुछ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब पावर बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उसको हम लोग मैथमेटिकली ना बाबा ना ये सॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम का स्टडी करना जरूरी है। अब बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग क्या है, किस किस जगह पे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो यार, जेईई मेंस में एक क्वेश्चन श्योर होता है ना बाइनोमियल से। ठीक है, मेंस में। एडवांस में बाइनोमियल का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट कि यहाँ पे हम जितना थ्योरम पढ़ें एग्जैक्ट उसी थ्योरम पे आ जाए। वो कुछ लोग अलग ही दुनिया में वो सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम लोग सीखेंगे। तो इसलिए बाइनोमियल थ्योरम को जो टॉपिक्स है ये 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, मैंने खुद डिवाइड किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में जाकर आप 2 पार्ट खोजो, ऐसा नहीं है। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, बाइनोमियल फर्स्ट एंड बाइनोमियल सेकेंड, मतलब बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट एंड बाइनोमियल थ्योरम सेकेंड। अब बात करते हैं फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, सेकेंड में क्या है, फर्स्ट में क्या क्या आता है, सेकेंड में क्या क्या आता है, वो भी सुन लेते हैं। तो जो बाइनोमियल फर्स्ट है मोस्टली जेईई मेंस में, खासतौर पे जेईई मेंस में, उसमें आपको 90% चांस होते हैं फर्स्ट पार्ट से पूछा जाए। ठीक, वो मैं 100% भी बोल सकता था, लेकिन अब जब से एनटी होने लगा है तो 8 सेट बन रहे हैं, तो किसी न किसी में हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट से ना आए, मे बी शायद ऐसा हो सकता है सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 90%। हाँ, जब जेईई मेंस होता था तो उस समय हम लोग क्वेश्चंस के जब एक पेपर होता जिस समय में, तो उस समय मैक्सिमम 1-2 साल बाद शायद एक क्वेश्चन आता था, 3 साल बाद
एक क्वेश्चन आता था सेकेंड पार्ट से, लेकिन फर्स्ट पार्ट से मोस्टली 90% चांस होते हैं आने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम कुछ बच्चे बोर्ड के भी होंगे 11th में, तो उन्हें भी हेल्प हो, ताकि इसलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट में तब पढ़ाऊँगा जब आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। कौन कौन सा सुन लो, जब आप थोड़ा सा लिमिट पढ़ लोगे, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन पढ़ लोगे, थोड़ा सा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तब मैं पढ़ाऊंगा आपको बाइनोमियल सेकेंड। यानी कि शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइनोमियल फर्स्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल सेकेंड हम तब स्टडी करेंगे जब आपके जितने भी टॉपिक आपके नाम गिनाए हैं, कौन कौन सा, लिमिट, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो जितने टॉपिक हैं जब आपका क्लियर होगा तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इनफैक्ट ये है कि अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और इस पूरे फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपके अंदर दो टर्म दिखेंगे, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि बाइनोमियल फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड, व्हाटएवर, फिलहाल दो ही है। तो बाइनोमियल फर्स्ट मतलब बाय नाम में यार है ना, बाय मतलब दो होता है, तो जिसके अंदर दो नंबर्स हों सम या डिफरेंस में, उसके पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बाइनोमियल कहा जाता है। ठीक है, और भी सारे फैक्टर्स हैं, वो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे थ्योरी के साथ साथ तो वहाँ सीखेंगे क्या क्या क्वेश्चन और बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो बाइनोमियल सेकेंड आपको तब पढ़ाया जाएगा जब टॉपिक आप 4 टॉपिक पढ़ लिए होगे, मैंने भी नाम आपको बताया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनोमियल में इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे बेसिक बात बोलते हैं, क्योंकि ये पहली बार जो 11th में बच्चे आते हैं, पहली बार ये सारे नॉमिनेशन समझते हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, और इसका जो यूज़ है वो आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी में हर स्टेप में करने होते हैं, जो यहाँ पे अभी शुरुआत के 15-20 मिनट सीखेंगे। ठीक है, पीएनसी बोले तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, यानी कि क्रमचय और संचय, और प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो जिसका बाइनोमियल थ्योरम वीक हो जाएगा तो फिर वो उस दो टॉपिक में, दो सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक वो भी है, तो उसमें आप कैलकुलेशन फिर नहीं कर पाओगे अगर आपका ये टॉपिक खराब हो गया तो। और बहुत ईजी है। सेकंड वाला डिफिकल्ट मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें आपको कई एक्स्ट्रा टॉपिक यूज़ करना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ईजी हो, अलग बात है, लेकिन स्टडी के समय में आपको काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आराम से कूल रहो, वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कुछ समय पहले। तो सबसे पहले हम लोग बात करें बाइनोमियल थ्योरम की। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसके अंदर हम लोग कई सारी बातें करेंगे। तो फिलहाल शुरुआत का 10-15 मिनट, जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से होता है, तो हम लोग पहले बेसिक टूल्स को इकट्ठा करते हैं जो हमें आगे चल के काम आएगा। तो आइए टूल्स पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया लाइक दिस। ठीक है, इसको चाहे इसको बुकों में ये भी दिख सकता है, ये भी दिख सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस। इन सारे सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, इसे पढ़ते हैं रीड एज फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं, यानी कि ये जो सिंबल है इसे हम इस चैप्टर में या पूरे मैथ्स में अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखा, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये हमसे क्या चाहता है, फैक्टोरियल पढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो जो बातें करेंगे वो सब कुछ लग सकता है। तो अभी हम सीख रहे हैं फैक्टोरियल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप रीड करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल फैक्टोरियल बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, तो आप चाहो तो एन फैक्टोरियल भी पढ़ सकते हो, नो डाउट। जैसे ये लिखा है, सिंबल पहले लगा है इसलिए फैक्टोरियल है। अब जैसे इसमें सिंबल बाद में लिखा है तो इसलिए कुछ लोग एन फैक्टोरियल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सब एक ही बात है, फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 5 फैक्टोरियल और ये लिखा है 7 फैक्टोरियल। क्या लिखा है, 5 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस केस में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 की कुछ ना कुछ वैल्यूज आता है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आता है। अब वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या तरीका होता है उसमें लिखने का, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सुनो क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 5 का फैक्टोरियल, तो जिस नंबर पे फैक्टोरियल लगा होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक, जिस नंबर पे फैक्टोरियल लिखा होता है उस नंबर को लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल बनाते हैं। अब बात करते हैं आगे क्या लिखते हैं।
तो जस्ट प्रीवियस टर्म में से एक एक टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसे 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। तो अब ये प्रीवियस हो गया अगले के लिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे एक तो 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कब तक करें, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कब तक करें। तो आपको तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखो 2 में से जैसे ही 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1 आ गया। तो जैसे ही 1 आए तुरंत स्टॉप, ऑलवेज, चाहे कितना हो भी बड़ा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, खत्म हमेशा 1 पे होता है और स्टार्ट हमेशा उसी नंबर से होता है जिस नंबर का फैक्टर लगा होता है, और उसके बीच में एक एक कम नंबर्स को फिल किया जाता है। जैसे मान लो ये लिखा है, तो यहाँ है 7 लगा है, 7 लिख लो, फिर एक एक कम करो, 6 5 4 3 2 1, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 120, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 42 इंटू 120। भाई इतना हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है, और 7 6 42, सॉल्व कर लो जो भी आता है। ये आ जाएगा 24 4 2 12 4 48 49 50, 50 आता है। जो भी आता हो, मेरे को इंपॉर्टेंट है कि ये क्या आता है, ठीक है। एक बार देख लो सही से, सही है, ठीक है, 50 40 आ जाएगा। तो इस तरह से कई सारे वैल्यूज आती हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या है, तो क्या कहोगे, 3 2 1। देख सकते हो सारे एग्जाम्पल में 1 पे खत्म हो रहा है, यानी 6। कहने का मतलब ये है कि हम एक नया सिंबल सीख रहे हैं इस टॉपिक में, जिसे हम फैक्टोरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये यही काम नहीं आएगा, इसके आगे जब आप स्टडी करोगे ग्रेजुएशन लेवल पे यानी बीटेक में, तो उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें यूज़ आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यही इंटर में काम आएगा, दुनिया से फिर दुनिया बुला देंगे तुम्हारे लिए समथिंग टाइप, तो ऐसा नहीं है। ये आपको आगे भी काम आएगा, हाई ग्रेजुएशन जब करोगे, ठीक है, हाई स्टडी, तो उस समय भी इन सब का काम है। इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है, ध्यान रहे, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स से ही काम करना चाहते हो तो बात करते हैं। कुछ लोग के माइंड में बात आ रहा होगा, रिजल्ट तो हमने आपको रटा के समझा दिया, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये बताइए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या खासियत है, मोहब्बत है क्या मल्टीप्लाई से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जिसने इस टॉपिक का फैक्टोरियल मीनिंग बताया, उस बंदे ने हमें बताया कि इस सिंबल का मैथमेटिकल मतलब होता है मल्टीप्लाई करके लिखना। तो जिसने इस चैप्टर को बनाया है उसने ये बताया है, तो मैं उसके बात को आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है। एफ बराबर एम में होता है, तो होता है, नो डाउट। कैसे होता है, तो जिसने डेफिनेशन दे के वो बात को बोला है, उस बात वो कहाँ से लाया, अब तो ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। हम लोग तो उसकी बात को सिर्फ रिपीट करते हैं ना आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ें पहले से डेवलप कराई गई हैं वो चीज़ को आपको मानना होता है, उसके लिए नहीं सुनना चाहिए क्या क्या है। हाँ, हम लोग डिस्कशन सिर्फ क्वेश्चंस में कर सकते हैं, ना कि थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी में कोई वेरिएशन नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नहीं सोचना है कि प्लस क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई से मोहब्बत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रूल है कि फैक्टोरियल केसेस में मल्टीप्लाई ही होता है। तब मैंने इन सारे एग्जाम्पल से आपको सामने एक चीज़ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, एक फार्मूला। वो फार्मूला है कि अगर इन जनरल बात करें कि n फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखना पसंद करोगे। अगर n फैक्टोरियल क्या लिखना पसंद करोगे, तो देखो जिस नंबर पे लिखा होता है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो क्या लिखे, n, एक एक कम करते चलेंगे, n-1, n-2, n-3, डॉट 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 3 2 1। अब इनमें से कोई भी नंबर देखो, लास्ट में 1 के पहले 2, 2 के पहले 3 समथिंग आता है, देख सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इसलिए लास्ट में आ रहा है। और ये तभी लगता है, ये तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरे लाल ये क्या होता है, n बिलोंग्स टू होल नंबर, नेचुरल एक्चुअल कह सकते हैं, ठीक है, नेचुरल। मैं होल नंबर क्यों नहीं लिखा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ले। क्योंकि अगर होल नंबर लिखते हैं तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और अगर नेचुरल लिख दिया
तो सिर्फ और सिर्फ 1 से स्टार्ट होगा। तो अगर बात करते हैं कि अगर 0 हो गया तो इसका स्पेशली हम लोग याद रखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होता है, 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज इसके क्यों का रीजन हम समय आने बता देंगे, ऐसा क्यों होता है, फिलहाल आपको काम याद रखना है। तो ये 2 बात हम लोगों ने आज की लेक्चर में सीखा कि अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई साहब आप बताइए कि फैक्टोरियल 3/2 की वैल्यू बताओ, तो क्या आप एक एक कम करने चलोगे कि 3/2 माइनस 1 कितना आएगा, 1/2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे समथिंग। इट्स रॉन्ग मेथड, ओके, दिस इज रॉन्ग मेथड। ये फैक्टोरियल तभी वर्क करता है एक स्पेशल टाइप के नंबर्स के लिए। वो नंबर सिर्फ किस तरह के होने चाहिए, नेचुरल ही होना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट में डिक्रीज 1 कर करके आंसर लिखोगे। और एक सेपरेट पढ़ रहे हैं कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ध्यान से रखा इस, तो अगर आपसे बाई चांस कोई पूछ भी ले कि इसकी वैल्यू क्या है, तो गलत तो है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अनडिफाइंड। आंसर तो देना है ना कुछ ना कुछ, तो आंसर लिखेंगे अनडिफाइंड। कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लो मैं लिखूं कि -5, तो क्या -5 नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर कैसा होता है, 1 2 3 4 5। जिन बंदों को नहीं पता है मैं उनको लिख के दिखा देता हूँ, ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, सबको पता है। तो अगर -5 का फैक्टर पूछता है तभी भी आप क्या लिखोगे, अनडिफाइंड, ठीक। मैं पूछूं कि √2 की वैल्यू क्या होगा, √2 का फैक्टोरियल, तो √2 एक 1.41 डेसिमल नंबर है, लेकिन ये तभी वर्क करता है जब नेचुरल हो। तो इन सारे एग्जाम्पल में नेचुरल कोई भी नहीं है, इसलिए क्या है, अनडिफाइंड, इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। मान लो लिखा है समथिंग टाइप 17 फैक्टोरियल, तो क्या इसका आंसर आएगा, ये बिल्कुल आंसर आएगा, क्योंकि 17 एक नेचुरल नंबर होता है और नेचुरल नंबर का आंसर 100% आएगा। तो अगर आंसर आएगा तो क्या लिखेंगे, डिफाइन है, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पे डोमेन से रिलेटेड यहाँ पे है मीनिंग, कि जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे अनडिफाइंड करते हैं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे डिफाइन। डिफाइन का मतलब डोमेन से मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि फैक्टोरियल n का डोमेन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे कि नेचुरल नंबर। कौन सा बताएंगे, नेचुरल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को समझे। तो इसको नोट करो, और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला में डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल समझते हैं कि ऐसा क्यों बना। तो रीजन देखते हैं क्या है। जैसे मान लो लिखा है 6 फैक्टोरियल, तो इससे हम लिख सकते हैं 6 5 4 3 2 1, ठीक। अच्छा, अगर इसमें से हम पहले नंबर को छुपा लें, छुपाने में इन द सेंस कि यहीं पे रहेगा, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए छुपा रहे, तो अब बताओ जो बचा है 5 4 3 2 1, इतना मिलाकर शॉर्टकट में क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, जितना अभी आपको दिख रहा है, बिल्कुल। तो जो छुपाए उसको बाहर लिख लो, तो क्या एक नया तरीका हो गया हमें लिखने का। ये सब चीजें काम आएगा जब हम लोग कोई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जो अभी टूल्स आपको बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट कैसे लिखें। जैसे मैं कहूँ कि ये लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो कैसे लिखें, तो देखो जिस नंबर का फैक्टोरियल लगा होता है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, फिर फैक्टोरियल बनाते हैं, इस बाहर वाले से एक कम अंदर रखते हैं। जैसे 9 है, 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 9 माइनस 1, बोले तो 9 माइनस 1 बोले तो 8, ठीक है, कितना आ जाएगा 8। तो इसको देखते हुए हम लोग फॉर्मूला क्या डेवलप कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल है, जिसे मैथमेटिकली हम लोग ये लिख सकते हैं, उल्टा भी सही है कि अगर कोई इस तरह से लिखा है क्वांटिटी, तो उल्टा वापस हम लोग ये एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल का साइन मतलब लेफ्ट है तो राइट भी लिख सकते हैं, राइट है तो लेफ्ट लिख सकते हैं। तो इसलिए हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखवाना पसंद करेंगे, ठीक। अच्छा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं यार मीनिंग समझाने के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 7/7 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 7 बाहर निकाल लो, तो देखो कितना जल्दी से लग गया कि फैक्टोरियल 6 इसका आंसर है।
अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है लिखने का तो क्या करोगे, 7 फैक्टोरियल को पूरा लंबा लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1, फिर देखोगे कि 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 फार्मूला पढ़ा है चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है। तो इससे कई सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग यहाँ से टॉपिक अब स्टार्ट होता है जो अब शुरुआत करने वाले हैं, ठीक। तो ये तो हमने जो भी आपको बातें बताया है ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर के लिए बताया। फैक्टोरियल सिंबल का क्या मैथमेटिकल मीनिंग होता है वो हमने आपको समझाया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो आप चलते हैं एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ। ये एक नया सिंबल आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, NCR इज कॉल्ड। इस कॉम्बिनेशन को, सी का मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन से है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन क्यों नाम दे दिया आपको पहले, क्योंकि एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो नाम में कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वहाँ पे सी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। और पी का मतलब परमुटेशन, तो वो NPR होता है। तो अभी हम लोग कुछ मिनट बाद देखेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है। सो NCR इज कॉल्ड बाइनोमियल, एक नया नाम आता है कोएफिशिएंट। आज के बाद कहीं भी कुछ भी इस फॉर्मेट का दिखा तो उसे कुछ ना बोल के कम से कम इतना नाम जरूर दे देंगे उसको, लावारिस की तरह नहीं छोड़ेंगे कि भाई साहब तुम भी चलो हमारे कैटेगरी के हो, यानी कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट कह देंगे तुमको, ठीक है। कुछ भी लिखा हो सी के फॉर्मेट में वो एक बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। तो अब बात करते हैं, चलो मीनिंग तो हो गया कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट इसे कहते हैं। अब इसका रिजल्ट्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसे पढ़ते क्या वो हमने बोल दिया, अब पढ़ते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो इसे लिखा है NCR। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो एक क्वांटिटी के इक्वल होता है। वो क्वांटिटी का नाम है n फैक्टोरियल, मतलब जो ऊपर लिखा होता है उसका अलग फैक्टोरियल, डिवाइड बाय नीचे वाले का अलग फैक्टोरियल, इनटू ऊपर वाले में से नीचे वाले को सेपरेट कर दो। जो वर्ड बोला उसको ध्यान दो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा n-r। तो जितना आएगा उसी का फैक्टोरियल आपको ले लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ इस टॉपिक का। अब ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो, ये हर जगह आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये बात आपको हमेशा यूज करना होगा फॉर्मूले के तौर पे। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो जैसे गाइज मैं बात करूँ आपसे कि जैसे मैं आपसे लिख के दूँ कि भाई साहब आप इसकी वैल्यू बताओ, 5C3 की वैल्यू बताओ। तो देखो क्या लगाएंगे, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे सेपरेट करते हैं तो 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 5 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 3 2 1, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 2 × 1। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे गाइस कैंसिल होने वाले हैं। 3 to 1 से 3 to 1 खत्म, 2 से ये खत्म, तो कितना बचा, 5 2 10। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल भी एक नंबर होता है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का आंसर भी एक नंबर होता है। चाहे फैक्टोरियल हो चाहे बाइनोमियल हो, दोनों ही के आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अब चाहे पिछले जितने भी एग्जाम्पल दिए थे बाइनोमियल के, आई मीन फैक्टोरियल के, उनके आंसर जाकर ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्वांटिटी नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वे में हम लोगों ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब देखो यार क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट इसको बहुत लेंदी करते हैं, शायद इस बात को फील यहाँ ना कर पाओ, वो अलग बात है। मान लो कि अगर आपके सामने यहाँ पे लिखा होता 17C12, क्या लिखा होता 17C12, तो क्या यहाँ पे आता 17 फैक्टोरियल। तो क्या 17 फैक्टोरियल को कब तक लिखते, थक जाते, 17 16 15 14 एंड देन डॉट डॉट 3 2 1, ठीक है। तो डॉट डॉट क्यों करें,
क्योंकि हमें 17 लिखा है तो 17 बार लिखना पड़ेगा ना, मजबूरी है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है, कुछ बातें कैंसिल भी होंगी। तो यार बताओ 17 लिखना, 17 बार लिखना, नीचे भी आएगा 15 बार, तो थोड़ा अजीब लगता है कैलकुलेशन। तो इसलिए एक तरीका बताने जा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल थ्रू समझा रहा हूँ कि इसको सबसे जल्दी में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैं अब वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। और हमेशा ये वाला यूज करना ज़्यादा बेटर होगा। फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा लो। अब जो बात बोलूँगा वो प्लीज़ ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात सुनने वाली है और इसी बात का यूज़ मैं हमेशा करूँगा कैलकुलेशन करते समय। क्या बात है बताओ, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा क्वांटिटी कौन है? 5 फैक्टोरियल। तो अब बताओ 5 फैक्टोरियल में इनमें से कौन आ सकता है? पहले 2 आएगा कि 3 आएगा? तो अगर देखा जाए तो 5 को जब एक्सपेंड करते हैं तो 5, 4, 3, ठीक है, तो 3 पहले आता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 भी पहले ला सकते हो, लेकिन अगर सीक्वेंस वाइज अगर एक चीज को रटना चाहते हो कि हमेशा यूज करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि नीचे वाले में जो ज्यादा होगा वो चीज इसके अंदर पक्का आएगा 100%। ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो आप एक काम करो कि 5, 4, 3 आगे एक्सपेंड ना करो, इसी पे फैक्टोरियल लगा दो। तो हमें पता है यार कि 3, 2, 1 आता है, सबको पता है। तो 3 फैक्टोरियल पर रुक क्यों गए? क्योंकि हमें अंदर से आइडिया लग रहा था कि ये 3 फैक्टोरियल इसके अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं ये कैंसिल का कारण बनेगा। तो कैंसिल कारण बनेगा तो भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 5 4 जा 20 और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आता है 2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 10। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो पहले मेथड से भी 10 आ रहा है, दूसरे मेथड से भी 10 आ रहा है। अब मैं आपको फिल कराने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो कि इस एग्जांपल को आपको इसके नीचे लिखना होगा। जैसे मान लो लिखा है 17 से सपोज दैट आई राइट 4 लिख दिया, ठीक है, मान लो 4 है, तो क्या होगा 17 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 17 माइनस 4 कितना आ जाएगा 13 फैक्टोरियल। अब सोचो इतना बड़ा सवाल है और आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तब तो आपकी हालत खराब होने वाली है, ये कोरोना से भी खतरनाक हो जाएगा फिर। ओके, कैसे? 17, 16, 15, 14 सो मेनी टाइम। ओके, अच्छा मान लो अगर लिख भी लेते हो जबरदस्ती, कुछ लोग मेहनती होते हैं, ठीक है, मस्कुलर वर्क ज़्यादा करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 170 होता है, 170 होता, तो क्या 170, 169, 168, 167 करते करते कब तक लिखते हैं 1 तक, तब तक बुढ़ापा जाता है, अटेम्प्ट भी खत्म हो जाता है इस एग्जाम का। ओके, तो इसलिए यार आपको इस आइडिया को सीखना बहुत जरूरी है, तो मैं इसी आइडिया को यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। क्या तरीका है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन बड़ा है? 17। ठीक, 17 के हिसाब से इस डाटा को इनमें से पहले कौन आएगा जब इसको एक्सपेंड करेंगे? तो अंडरस्टूड, 13 पहले आएगा, 17, 16, 15, 14, 13 ये पहले आता है। तो इसलिए 17 को तब तक ब्रेक करो एक एक कम कर करके जब तक कि 13 आ जाए। तो देखो 13 आ गया, तो जैसे 13 आए उस पर तुरंत क्या लगा दो? फैक्टोरियल, खत्म। अब इस तरह से हमारा चीजें इजी हो गया, हम बहुत कुछ चीजें लिखने से बच गए, कुछ तो बचा, कुछ तो समय बचा। अब क्या हुआ? 16, 15 एंड 14, 4 फैक्टोरियल को वही लूप ओपन करेंगे तो आएगा 4, 3, 2, 1। ठीक, अब कुछ चीजें कैंसिल होगा, जैसे 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 3 का 5 मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो जाएगा, यहाँ बचता 17, 5 2 जा 10 इंटू 14, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, जो कुछ आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आपका काम है फिलहाल। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो काफ़ी सारे काम भी होगा, तो हम बाद में याद करा देंगे, फिलहाल वो बात की बात है। तो सबसे पहले इसको आप नोट करो। अब हम लोग ऐसी बात पढ़ने जा रहे हैं जिससे आपके शरीर में एनर्जी डेवलप होगी, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, उसकी बात करने जा रहे हैं इसके बाद। ठीक, इसको नोट करो। तो जैसा कि हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड,
एनसीआर इज डिफाइंड, ठीक है, एनसीआर इज डिफाइंड। डिफाइन का मतलब हम लोग फंक्शन चैप्टर में सीख चुके हैं कि उसे डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि डोमेन क्यों सीख रहे हैं, तो याद करो फंक्शन में डोमेन क्या बताता है, डोमेन उस क्वेश्चंस की औकात बताता है कि तुम तभी सॉल्व होगे जब हमारे हिसाब से रहोगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस होता है, किस तरह का फंक्शन उसका हिसाब से वो रहता है। जैसे साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, ठीक, कॉट एक्स का डोमेन रियल माइनस एन पाई होता है। तो सबकी अपनी अपनी औकात अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस कैसा है। तो आज के बाद कभी भी इस तरह के बाइनोमियल कोफिशिएंट, याद करो अभी पढ़ा था हमने एनसीआर लिखा है, जैसे बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। तो जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ये डिफाइन कब होते हैं, मतलब हम इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात ही कब करेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चों को ये पता नहीं होता है वो बेवकूफ़ बन जाता है, जो कि मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो n है यानी जो ऊपर वाला नंबर है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 डॉट 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 समथिंग। मैं इंटीजर का डेफिनेशन दे रहा हूँ। जो r वाला प्लेस है यानी जो नीचे लिखा है वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फिर से वही बात, मतलब क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड की। ये जो नीचे वाला वैल्यू है या तो ये 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। जो r की वैल्यू है ये नीचे वाला प्लेस या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। और जो न्यूमरेटर वाला प्लेस, नॉट न्यूमरेटर, बस बोल दे रहा हूं, जो ऊपर वाला प्लेस है उससे हमेशा कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। मतलब n हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, r के, लाइक दिस। और यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो अंडरस्टूड है। r कैसा ले सकता है 0 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1, ठीक। इसमें गिनो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि r के लोग n माइनस 1 लेंगे और r के n के इक्वल भी हो सकता है फिलहाल, तो आप चाहो तो एक n बढ़ा लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। क्योंकि r के वैल्यू कहाँ भी हो सकता है, n के इक्वल भी हो सकता है 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो मैंने n तक लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब है कि n भी पॉजिटिव इंटीजर हो, r भी पॉजिटिव इंटीजर हो, बट r और n में क्या रिलेशन हो, जो नीचे वाला क्वांटिटी है वो 0 से n के बीच होना चाहिए और दोनों जगहों पे क्लोज होना चाहिए, वेयर r इज इक्वल टू समथिंग। और ये तीनों बात सही होना चाहिए, तीनों बात, मतलब पहला कंडीशन के साथ साथ दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो। अगर इन तीनों में से एक भी गलत हुआ तब ये फंक्शन अनडिफाइन होगा, मतलब उसका आंसर हम लोग नहीं फाइंड कर सकते। आइए देखते हैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल है कि 5C7 की वैल्यू में पूछूं। अब जो बच्चा सिर्फ फॉर्मूला याद कर गया एग्जाम में कि एनसीआर का फॉर्मूला हमें याद है अच्छे से कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, अगर उसे ये पता है तो आप बताओ, वो तो लग जाएगा काम पे कि 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड समथिंग जो भी है। लेकिन अगर उसको डेफिनेशन देखा जाए तो क्या ये सही है? देखो n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, चलो भाई 5 एक पॉजिटिव होता है, अच्छी बात है, पहला बात सही हो गया। r का जो प्लेस वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, 7 लिखा है, 7 भी पॉजिटिव है, चलो भाई दोनों बात सही होंगे। तीसरी बात देखते हैं, बताओ r और n में क्या रिलेशन हो रहा है, 7 ज्यादा आ रहा है 5 से, जबकि नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा उस ऊपर वाली क्वांटिटी से कम होना चाहिए। इसको याद करने का तरीका क्या है, सुनो, नीचे है, किसके नीचे है, 5 के नीचे है, तो जो नीचे है वो कम तो होगा ही ना, छोटा आदमी होगा तभी तो नीचे है, किससे छोटा, 5 से। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए इसको आंसर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। यानी कि पहला सही था, दूसरा सही था, लेकिन कौन सा गलत हो गया, थर्ड। तो ये इंटरसेक्शन को मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर तीनों में से एक भी गलत हुआ, कोई भी एक, एटलीस्ट वन, तो वो उस केस में हमेशा आंसर क्या कहलाएगा, अनडिफाइंड। ठीक, आगे बढ़ते। जैसे लिखा है 6C2, क्या इसकी वैल्यू आएगा, से बताओ कि आएगा कि नहीं आएगा। तो आएगा, चलो चेक करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सही है, ये भी पॉजिटिव, ये भी सही है। और देखो नीचे वाला छोटा है ऊपर के रिस्पेक्ट में, और ऊपर रिस्पेक्ट में छोटा मतलब कि सिर्फ किस तरह के नंबर होने चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। ध्यान है 0 1 2 3, तो कहीं ना कहीं 2 आता है, इसलिए ये डिफाइन है। ठीक है, मतलब इसका आंसर 100% आएगा, क्योंकि इस बात को तीनों लोग सेटिस्फाई करते हैं। ठीक, तो इस बात से हमें क्या सीखने मिला कि आपको क्वेश्चन सामने जब इस तरह से कोई पूछा जाए, अगर आपको विश्वास ना हो तो किसी अपने पार्टनर से, कोई भी आपका फ्रेंड्स हो, पढ़ रहा हो, उससे दो, इसको ये वैल्यू दो फाइंड करने के लिए कहो ना कि ये दोस्त एक काम करो, ये फाइंड के दिखाओ क्या आएगा। आप यकीन मानो, आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हाँ 95% के जो दोस्त होंगे वो 100% फॉर्मूला लगाए होंगे। ये पहले आप ये पूछ लो अपने दोस्तों से, फिर बात करना कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे फॉर्मूला पता होता है, लेकिन वो लगाते कब है उसके लिए वो बेचारा ये कंडीशन नहीं याद रखता है। ठीक है, तो फिलहाल हमने बता दिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्मूला 100% लगाता है वो, ओके, बाद में भले बोल दे कि अनडिफाइन है, वटेवर है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जरूर लगाएगा। ठीक, तो अगर ये तीन चीज़ पता है तो फॉर्मूला लगाना है। अगर ये तीनों चीज़ में से कोई भी एक गलत होता है तो फॉर्मूले के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, सीधे सीधा आंसर लिखेंगे क्या, अनडिफाइंड। और अगर डिफाइन है तो हमें सॉल्व करना आता है फॉर्मूले के हिसाब से, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने चीज़ों को सीखा, तो इसको आप नोट करो। अब कुछ नई बातें हम लोग अभी और सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। तो अब चलते हैं एक फॉर्मूले की तरफ कि ये फॉर्मूले क्या क्या है। एक कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं जिसको अगर आप डायरेक्ट याद रखते हो तो आपका समय बचेगा सिर्फ कैलकुलेशन करते समय। ठीक, अगर आप नहीं याद रखते हो तो फिर वो एनसीआर का जो फॉर्मूला है उसके थ्रू आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ एन से 0 की वैल्यू 1 होता है, एन सी एन की भी वैल्यू 1 होता है, एन सी 1 की वैल्यू एन के इक्वल होता है। अब मान लो आपको एग्जाम तक नहीं याद है, कम से कम बेटा 2 याद जरूरी है करना, ये 2 जरूर याद हो। जरूरी क्या मतलब, जो लिखा हूँ जरूरी वाला ही लिखा हूँ, हालांकि होता बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए इन 3 को लिखा हूँ। तो बात कर लेते हैं ये आया कहाँ से, तो देखो 2 लाइन का प्रूविंग है। ठीक है, प्रूविंग 2 लाइन का, मैं फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो n से 0 को मैथमेटिकल क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, फिर n माइनस 0। ठीक, तो आप बताओ फैक्टोरियल n सबको पता है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होता है, अभी हमने रटाया आपको, कट पिट के कितना जाएगा 1। ठीक, तो आप देख सकते हो कि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको काम आएगा। तो ये 1 होता है, तो इसी तरह से ये भी प्रूफ होगा, ये भी प्रूफ होगा, कॉपी में प्रूफ करके आप स्वयं देखें। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चंस के रिजल्ट्स अगर नहीं याद है तो अब आप इसको एक्सपेंड करोगे। सोचो एक्सपेंड करने में टाइम लग सकता है, मे बी। अगर इसको रिजल्ट याद रख लेते हो तो आपका काफ़ी सारे समय बचेंगे। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, कम से कम आप ये 3 तो जरूर याद कर लो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। तो अब चलते हैं एक नया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इतना इम्पोर्टेंट है कि ये ना अगर आप याद करोगे तो आप क्वेश्चंस के ऑप्शन को टिक करने में आपके साथ काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, मे बी। ठीक है, अगर आपको ये रिजल्ट्स नहीं याद होते हैं, और याद होना चाहिए क्योंकि ये इतनी बार आएगा, अभी कुछ समय बाद देखना काफ़ी सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में। तो इस टॉपिक पे हम लोग काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी सारी चीज़ें समझने में आसानी होगी इस फॉर्मूले पढ़ने बाद। एक लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या है। तो क्या सीखने जा रहे हैं, पहले सुनो। हमारा कहना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ वैल्यू दिया जाए, जैसे मान लो एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ, जैसे लिखा है 11C4, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू बताओ, तो बेसिक सी बात क्या है कि आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, वो पूरा एक्सपेंड करोगे, फिर सॉल्व करोगे। मान लो आ गया समथिंग, मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, बट फिर मान लेते हैं कि सपोज दैट
725 आ गया, ठीक है, 725 आ गया इसका आंसर, मान लो 725 आ गया। तो मैं चाहता हूं कि उसी 725 को किसी अनदर बाइनोमियल कोफिशिएंट में ऐसा क्या लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखने का, तो इसी चीज का जो आंसर आता है ऐसा क्या लिखे इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कि उसका भी आंसर वही आता हो। तो ये चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी, दोनों तरफ ऊपर वाले को एज इट इज कॉपी कर लो, जो लिखा था एन सी लिख दिया, नीचे बस चेंज होता है। क्या चेंज होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले सेपरेट कर दो, कितना आ जाएगा n माइनस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसे बताओ L11C4 क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 11C 11 - 4, यानी कि मैथमेटिकली कोई बंदा आपसे कह सकता है कि भाई साहब आप बताओ कि क्या 11C4 की जो वैल्यू है क्या वो 11C7 के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो एक आम इंसान क्या करेगा, एक आम आदमी क्या करेगा, वो करेगा 11C4 को सॉल्व करेगा, मान लो आ गया उसका आंसर 725, फिर वो बंदा 11C7 को भी सॉल्व करेगा, फिर अगर 725 आ गया तो कहेगा कि हाँ भैया लो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। लेकिन अगर अगल बगल आ गया, मतलब कुछ कम बेसी ज़्यादा आ गया, तो उस केस में कह सकता है कि इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो उसके क्वेश्चन पूछते ही समय तुरंत बता सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं है, क्योंकि 11C4 को मैथमेटिकली 11C7 लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि ये चीज़ इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो एक प्रूविंग देख लेते हैं, इसका बेटर रहेगा यार प्रूविंग, तो मैं इसलिए इसका प्रूविंग बताना चाहूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड चले राइट हैंड साइड से, मैं इसको राइट हैंड साइड से चलता हूँ, थोड़ा मुझे कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो NCn माइनस आर है, तो चलो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सेपरेट करते हैं, क्या आ जाएगा n माइनस आर, तो ये आएगा फैक्टोरियल n माइनस आर n माइनस n प्लस आर, n से n खत्म, ठीक है। क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। इसी को अगर हम लोग आगे पीछे लिख दें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो अब आया है ये वही फॉर्मूला है जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हमने पढ़ा, जिसे हम लोग मैथमेटिकली NCR कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि NCR जो है वो इक्वल होता है NCn माइनस आर के, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका था प्रूविंग का। अब हम लोग कुछ बातें और भी इसके अंदर सीखते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग कुछ नई नई बातें को और जानते हैं। ये देखते हैं क्या है। जैसे मैं कहूँ कि n से 0 की वैल्यू हमने अभी याद किया कि 1 होता है, ठीक। तो इसको ऐसा क्या लिखे बाइनोमियल टर्म्स के कोएफिशिएंट में, रिजल्ट नहीं लिखना है, इसको इस फॉर्मूले का यूज करके बताना क्या आएगा। क्या आएगा n से n माइनस 0, यानी कि n माइनस 0 n माइनस 0 कितना होता है n, यानी कि ये दोनों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपस में कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इससे क्या सीखने को मिला कि जो अभी हम 3 फॉर्मूले आपको सिखा रहे थे कि n से 0 की वैल्यू 1 होता है, n से n की वैल्यू 1 होता है, n से 1 की वैल्यू n होता है। ये कैसे होता है, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला था वो दोनों की वैल्यू 1 था। क्यों था सेम, वो था इस प्रॉपर्टी के कारण, n से 0 की वैल्यू 1 है और n से n की वैल्यू भी 1 है। क्यों है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है सिर्फ। जैसे मान लो कि n से 1 की वैल्यू अपन को रटा हुआ है कि n होता है, फिलहाल वैल्यू तो पता है। मैं चाहता हूँ इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या ले सकते हैं, n से n माइनस 1, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लिखा है 17 से 9 या जो भी है, मान लो 7 लिखा है, तो 70 से 7 के हिसाब से क्या लिख देंगे, 17
सी 17 माइनस 7 कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या आप इस केस में करोगे। मान लो लिखा है 9 सी सपोज दैट 30, तो क्या लिखोगे, क्या 9 सी 9 माइनस 30, ऊपर वाले में से नीचे सपरेट करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। लिख तो दिया फॉर्मूला, गलत क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज डिफाइन ही नहीं है, मतलब क्या है, अनडिफाइंड, इसलिए ये गलत है। यानी कि हम जो भी फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, चाहे जो जो टर्म्स के फॉर्मूला पढ़ें, वो सब कुछ तभी पढ़ेंगे जब वो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके डिफाइन होने चाहिए। और डिफाइन होने क्या तरीका है, वो 3 कंडीशंस आपके सामने सही होने चाहिए, तभी वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को समझा, तो अब इसको नोट करो। अब हम लोग आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये ट्रिक सिर्फ वही बच्चे लगाएं, अभी बताऊँगा किस तरह का ट्रिक है, जो 12th पास आउट है, यानी कि जो प्योर कंपटीशन वाले सिर्फ इसी को यूज़ करना। लेकिन जो बोर्ड का भी पेपर देने वाले वो उनको पूरा वही स्टेप लिखना है जो अभी तक जो भी पढ़ाया है समथिंग। तो ये ट्रिक सिर्फ वही यूज़ करें जो लोग सिर्फ कंपटीशन वाले हैं। ठीक है, क्या है अभी बात करते हैं, इसको नोट कर लो। तो अब बात करते हैं उस ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट के। ट्रिक से पहले हम उसका पहले बेसिक बता लें, फिर ट्रिक पे आते हैं। तो देखो लिखा है 11C5, मैं कहूँ कि इसको फाइंड करो, तो मोस्टली जो एकेडमिक वाले हैं ध्यान रहे वो सिर्फ वही करेंगे जो अभी कर रहा हूँ। ओके, क्या लिखेंगे, 11 फैक्टोरियल जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, 5 फैक्टोरियल, और 11 माइनस 5 बोले तो 6। ठीक है, उसके बाद 11 को एक्सपेंड करो, 11, 10, 9, 8, 7, देखो इनमें से 6 आ गया, लिख दो। फिर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इस थिंकिंग से फ़ायदा क्या होता है बताओ, इससे आपका एक फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 11, 10, 9, 8, 7 and whole divided by 5 factorial. 5 factorial is 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है। 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, क्या क्या बचता भाई, 11, 3, 2, 7। ठीक है, 11, 3, 2, 7। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करने के बाद आएगा 6 7 जा 42। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 4 6 2। देख ले तो एक बार, 11 2 जा 22, क्वेरी हो गया 2, 11 4 जा 44, 44 प्लस 2 कितना आ जाएगा 46, यानी कि ये आंसर आया। तो ये प्रोसेस हर उस बच्चे को लगाना है जो एकेडमिक वाले हैं, जिनको पेपर देना है, ध्यान से सुन लो। ठीक है, यूज फॉर एकेडमिक। कंपटीशन वाले उनकी इच्छा है, वो कुछ भी लगा सकते हैं, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है। तो अब इसी क्वेश्चंस को हम आपके सामने ट्रिक से रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि इस क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे कैलकुलेट करें, इतना बड़ा क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि हम क्वेश्चन सेम लिखेंगे लेकिन इसको जल्दी से कैसे लगाएंगे, हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि जल्दी से करने का कि 11 को, 11 का मतलब है जो ऊपर लिखा होगा उसको नीचे वाले स्टेप तक लिखना होता है। मतलब नीचे क्या लिखा है 5, तो 11 से स्टार्ट करो और इंक्लूडिंग 11 5 टर्म तक चलना है। 5 लिखा है तो 5 टर्म तक चलना है, एक एक कम करके। तो क्या आएगा 11 के बाद 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5, बस रुक गो। और नीचे ये जो लिखा होगा 5 उससे स्टार्ट करना है, फिर इसी का एक एक कम करके चलना है तब तक जब तक कि इसका भी 5 टर्म ना हो जाए। या इन अदर वर्ड्स बोलें तो 5 का फैक्टोरियल लिख देना है नीचे। ठीक है, इसके बाद ये सब काट पीट के जो भी आंसर आएगा सबको पता है आपको अब। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 462। शायद आप इसको इस एग्जाम्पल में फील ना कर पाए हो। अब मैं जितना भी एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा आपको सिर्फ ट्रिक यूज करना है, ध्यान से थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कहूँ 9C2 की वैल्यू, हो सकता है कुछ बच्चे इसको जल्दी ना बता पाए, लेकिन जल्दी का मतलब है कि इस मेथड से अगर लगाएंगे तो हो सकता है जल्दी ना बता पाए,
लेकिन अगर ट्रिक लगाओगे तो मैक्सिमम 5 सेकंड के आंसर बता सकते हो कि इसकी 9C2 की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। अब बताओ 9 को कितना चलना है, 2 स्टेप्स। 9 को चलना है 2 स्टेप्स, क्या होगा 9 8 खत्म, 2 स्टेप हो गया। नीचे के लिए है 2, तो 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 2 और 1 कैंसिल कर दो, 36 आएगा। दिख रहा है? तो इस मेथड से हम लोग काफी जल्दी कर ले रहे हैं। दिस इज द आंसर, इस एग्जाम्पल का ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मान लिखा है 11C10 या 11C9 जो भी लिखा है, ठीक है, चाहे 8 कर लो, जैसे 11C8 लिखा है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना होता है, ऐसा थोड़ी है कि पागलों तरह किए जा रहे हो कुछ बातें पढ़ करके, ऐसा नहीं है। जैसे 11 को क्या 8 बार लिखना अच्छा लगेगा, 11 को 8 बार लिखना अच्छा लगेगा, अच्छा तो नहीं लगेगा, फिर भी लिख सकते हो अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो 11 10 9 7 समथिंग समथिंग 8 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी जो अभी सीख रहे हैं, तो इसी बात को मैथमेटिकल हम क्या लिख सकते हैं, 11 से 11 माइनस 8 बोले तो क्या 3। तो अब बताओ 11 को 3 स्टेप लिखना ज़्यादा आसान है कि 8 स्टेप्स, तो 3 स्टेप सबको अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम लोग 11 को 3 स्टेप लिखेंगे, 11 10 9, ठीक, और 3 से फैक्टोरियल कर लेंगे तो 3 2 1 कैंसिल कर लो, जो कुछ आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द 3 एंड दिस इज द 5, तो 11 इंटू 15 सॉल्व करने के बाद आएगा 11 5 जा 55 एंड 11 1 जा 11, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 165। सो दिस इज द आंसर। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लिखा होता है उतना स्टेप चलो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कम लिखने से ज़्यादा आसानी से हो रहा है ज़्यादा लिखने से, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सोच के काम चलाना होगा। तो जो ये वाला ट्रिक पार्ट है, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं, और इस पार्ट से करने पर थोड़ा सा टाइम आपको अच्छा खासा लग सकता है मे बी, ठीक है। तो इसको नोट करो, ये सारी बातें हमने आपके सामने शेयर किया, ठीक, नोट कर लो। तो अब चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ। इस फॉर्मूले का यूज करके खासतौर पे छोटे लेवल के एग्जामों में बन जाता है, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल कहने में अच्छा लगता है, छोटे लेवल मतलब एग्जैक्ट छोटे लेवल बनता है। लेकिन कॉम्पिटिशन में बात करें तो ये बात कहीं ना कहीं आपको बीच में इसके प्रोसेस को फॉलो करना पड़ सकता है, तो ये कॉम्पिटिशन क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो सारे शुरुआत में अभी बेसिक ही पार्ट चल रहा है आपका। तो अगर देखो लेफ्ट साइड भी बाइनोमियल क्वेश्चन लिखा है, राइट साइड भी बाइनोमियल क्वेश्चन लिखा है। अब इनका कहना है कि अगर ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में इक्वल अगर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो देन P इज इक्वल टू Q होना चाहिए, या इनके नीचे वाले टर्म्स का सम यानी कि P प्लस Q ये इनके इक्वल होना चाहिए। और यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और बोले तो मैथमेटिकल क्या लिखा है, यूनियन, इंटरसेक्शन नहीं है। जैसे अब बताओ क्या 11C3 और 11C8 क्या आपस में इक्वल होते हैं, या बिल्कुल इक्वल होते हैं। कैसे, वो ऐसे कि 11 माइनस 3 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 आता है, तो 8 लिख दिया, अभी जो फॉर्मूला सीख रहे थे, ठीक है। यानी कि ये दोनों इक्वल तो है, लेकिन क्या 3 इक्वल टू 8 है क्या, वैल्यू तो सेम आ गया नो डाउट। क्या ये रूल लग रहा है, 3 इक्वल टू 8 तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 आ रहा है, यानी कि दोनों में से कोई भी अगर एक सही होता है तो हमारा काम बन जाता है। इंटरसेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों एक साथ सही होने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रहे मैंने यहाँ पे और लिखा है, और मतलब इनको अलग सॉल्व करेंगे, इनको अलग सॉल्व करेंगे, किसी से भी आंसर आ जाएगा हम संतुष्ट रहेंगे, चाहे इससे आंसर आ जाए चाहे इससे आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे और का मतलब ये है, आपको पता है कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। चलो भाई, अब ये मैंने मीनिंग समझा दिया। ध्यान रहे ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब ये वाला प्लेस कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ये वाला प्लेस, ठीक, ये प्लेस इक्वल हो, ये चाहे जैसे हो, कोई डाउट नहीं। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। जस्ट फॉर से आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड x such that 17C x is equal to
17c x प्लस 1, सपोज दैट x प्लस 1। अब मैं आपसे चाहता हूं कि भाई साहब x की वैल्यू बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, तो रूल क्या कहता है कि अगर दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं तो ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब ये ऊपर वाले टर्म सेम हो दोनों तरफ। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या है कि या तो नीचे वाला टर्म्स आपस में इक्वल होने चाहिए तभी हो सकती है बात, या फिर सेकेंड पॉइंट्स क्या हो सकता है कि इनका समेशन ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए। इनका समेशन ऊपर वाले के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, दोनों का सेम है इसलिए किसी एक पे बता दे रहा हूं। अब यहां से सॉल्व करोगे तो एक्स खत्म, 0 = 1, तो यहां से तो कोई सोल्यूशन नहीं आया, नो सोल्यूशन। यहां से आ जाएगा 2x = 16 तो x = 8। यहां से एक आंसर आ रहा है, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं, यहां से आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ और का मतलब क्या है? किसी एक से भी अगर आंसर आता है तो हमारा आंसर कहलाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे एंड होता थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये आंसर कंप्लीट नहीं कहलाता। अगर यहाँ एंड होता तो एक कह रहा है नो सोल्यूशन, एक कह रहा है सोल्यूशन, तो इसमें लड़ाई हो जाती है, बोलता है कि चलो भाई कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सोल्यूशन हम तभी कह पा रहे हैं जब 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 क्या क्वेश्चंस में थ्योरी में यहाँ पे और लिखा है। मैं यार इस स्पेलिंग पे ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ, यहाँ पे और ही होता है। और का मतलब किसी एक पार्ट से आंसर आएगा, वही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात यहाँ पे ये आता है जो कंपटीशन वालों के काम का है। काम का हालांकि बोर्ड वालों का भी है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड वाले ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, तो प्लीज़ ध्यान दो। मैं यहाँ पे अब क्या बताने जा रहा हूँ ये बताओ। अब बचपन से जब भी मैथ का क्लास लीनियर इक्वेशंस को जब से सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो आंसर का क्या मतलब होता था? कोई भी इक्वेशन दिया जाता आपको तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे कि चेक द आंसर्स, कि क्या जो आया आंसर वो सही कि नहीं। क्या करते थे हम लोग? इस आंसर को ओरिजिनल क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूट करते थे। आई रिपीट, ओरिजिनल इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते थे और सब्स्टिट्यूट करके देखते थे कि क्या ये इक्वल है, मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बात अब हम लोग उसकी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आंसर आ गया तो ये कंफर्म हो गया सही है, नहीं। अब जितने भी एक्स आते हैं उसके बाद आपका काम है, आपका अधिकार है चेक करना आंसर, चेक द आंसर, या ये कहें चेक एट x = 8। तो रखो 8 कहाँ है, तो 17cx + 1, ये आ जाएगा 70c8, दिस इज 70c8 + 1 9। अब बताओ क्या 70c8 70c9 के इक्वल होता है क्या? कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं होता है, पागल लोग, क्योंकि ये दोनों देख रहे होंगे कि फोटो खींच रहे होंगे कि यार ये तो दोनों देखने में सेम ही नहीं है, तो कैसे इक्वल हो सकता है यार। इसलिए तो ये प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, कौन सा, कि NCR NCN-R। मैंने क्या बताया था, ये आपका आंसर की बनाने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो बताओ इसके अकॉर्डिंग 70c8 को क्या ले सकते हैं, 70c 70 - 8 यानी कि 9, यानी 70c9 हमारा सही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि 8 हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है, यानी सोल्यूशन आएगा, तो इसलिए हम आंसर यहाँ पे लिख पा रहे हैं। ठीक, अगर मान लो 8 रखते और ये इक्वल नहीं आते एक दूसरे से, या कोई एक अनडिफाइन होता, व्हाटएवर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो ये भी हमारे सवाल का आंसर नहीं होता, अगर मान लो नहीं आता तो। ठीक, एक क्वेश्चन और देते हैं, शायद तुम इस बात को ज़्यादा फील करोगे जो बात मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया है, तो करते हैं। तो इसको आप नोट कर लो पहले। तो अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल के। इस एग्जाम्पल से आप सब कुछ कन्फर्म कर लोगे क्या क्या सिचुएशंस है। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग पहला केस क्या हो जाएगा कि नीचे वाला चीज़ इक्वल होना चाहिए आपस में। ध्यान रहे फॉर्मूले से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि ऊपर वाला टर्म सेम होने चाहिए। 70 लिखा है इसलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इनका समेशन 17 के इक्वल आ सकता है। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा -1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 16/3। अब गाइज यहाँ पे एक -1 भी आ रहा है और दूसरा आ रहा 16/3। तब अगला क्वेश्चन माइंड में आता है क्या ये हमारे आंसर्स हैं क्या, आइए देखते हैं। तो जो बंदे को ये बात नहीं पता होता कि आंसर आने के बाद चेक भी किया जाता है,
तो उस स्टूडेंट का ये बात गलत हो जाता। तो वो आंसर क्या लिखता, -1 और 16/3, जो कि मे भी हो सकता है सही भी हो, मैं पहले से नहीं कंफर्म हो। मैं कंफर्म तभी करूंगा जब इस दोनों वैल्यू को चेक करूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन में कि क्या लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1 क्या आएगा, 17cx 70c 2x प्लस 1, तो -1 रखो, यहाँ रखें -1, तो -2 प्लस 1 क्या आएगा, -1, -2 प्लस 1 -1। ठीक है, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार दोनों तो सेम आ गए, क्या प्रॉब्लम है, दोनों सेम आ गए, 70c -1 70c -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आया, लेकिन आपको वो बात समझ में आना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते ही कब है, जब तक वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा कोई आंसर नहीं है। तो इसके लिए इसलिए हम बता रहे थे कि वो जो रिजल्ट्स आपको डोमेन वाला सिखाया था वो काम आएगा। डोमेन वाले में कोई भी प्लेस निगेटिव नहीं होता है, एन भी पॉजिटिव होना चाहिए, आर भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या रीज़न है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS या अनडिफाइंड, दिस इज द अनडिफाइंड, सो दैट्स व्हाई x इक्वल टू -1 इज नॉट ए सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि -1 जो होगा इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चेक करेंगे किस पे, 16/3 पे। अब मेरे पास स्पेस कम हो चुका है, तो मैं चाहूँगा अपने कॉपी में चेक करो फिर से लिखकर कि चेक एट x इक्वल टू 16/3। तो यहाँ पे जब 16/3 रखेंगे तो r वाला प्लेस 16/3, तो पॉजिटिव इंटीजर हमने बताया था, लेकिन 16/3 तो फ्रैक्शन नंबर है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इस पर्टिकुलर नंबर पे ये भी अनडिफाइन होगा। तो फिर से पुराना काम, दोनों अनडिफाइन हो गए, मतलब 16/3 पे भी आंसर नहीं आएगा। तो नहीं -1 पे आंसर आया, ना 16/3 पे, तो क्या लिखे आंसर हमारा, तो लिखेंगे x बराबर नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आया। प्लीज यार ये आंसर तभी लिखना जब अपनी कॉपी में 16/3 पे चेक कर लेना, एंड देन यू कैन राइट। ओके ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। देखा, कमाल कमाल यहाँ पे क्या है, जो लोग ये चेक वाला कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं उनका आंसर ये होता है 16/3 -1, जो कि गलत बात है। आप आंसर वही लिखते हो जो अपने ओरिजिनल क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल देकर बस मैं यही समझाना आपके सामने चाहता था। ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन में गाइज आपको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। तो जो बोर्ड वाले हैं उनको तो एग्जैक्ट बोर्ड में मिल सकता है, कंपटीशन वाले को सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन सीखने को मिलेगा। ठीक है, किस तरह से इसमें आइडिया लगा कैलकुलेशन करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। लिखा है 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल टू 4:1। ठीक साहब, अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि 2nc3 इसको हम लोग मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं 2nc3 रेशियो nc2 इज इक्वल टू 4:1। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं 2nc3 डिवाइड बाई nc2 इज इक्वल टू 4/1। ये बच्चों को पता है कि मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब यहाँ पे तरीका ये है कि 2nc3 और इसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 4 टाइम्स nc2। ठीक, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया ओरिजिनल क्वेश्चन इस तरह के पैटर्न्स का। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो देखो, डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक। इसके पीछे जो भी दो एग्जाम्पल किए थे उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा था। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले सेम भी होना चाहिए, सब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हर एक पॉइंट गड़बड़ है। ठीक है, तो क्या तरीका लगाए, फिर वही है बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था उसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग। और एक तरीका हुआ है जो अभी हमने ट्रिक पढ़ाया था, ट्रिक से लगाओगे तो एक लाइन में लग जाएगा। ट्रिक क्या था, 2n को कितना स्टेप चले, 3 स्टेप्स। एक तरीका ये है। तो चलो कितना आएगा, 2n -1 2n -2। मैंने क्या बताया था, एक एक कम करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेप था इसलिए 3 लिख दिया। अब 3 को चलो 3 2 1, कितना जल्दी आ गया देखो,
n को 2 स्टेप चलना है तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2 into 1। सबसे जल्दी लगा ट्रिक वाले मेथड का यूज करते हुए, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ प्लीज ट्रिक वाला मेथड आप एक दो एग्जांपल खुद से ट्राई करके देखो अच्छे से, ताकि जल्दी से कैसे कैलकुलेशन किया जाए तब आसानी से सीख लोगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन है कि ये 2 गायब कर दो, क्या बचेगा, या गायब वहाँ इतना दूर क्यों करोगे, यहीं कट रहा है देखो। तो n बचता है 2n-1 बचता है, और 2 कॉमन लेने बाद यहाँ बचता है n-1 एंड डिवाइड में बच रहा है 3, यहाँ बचेगा 2n-1। न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं बोथ साइड से, ये तो हमारी इच्छा खुद की है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसकी बात भी थोड़ा सा अगर मैं कर लूँ तो बेटर रहेगा। उनसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले, ठीक है। गलती क्या होती है सुनो। गलती यहाँ पे ये होती है कि कुछ बच्चे यहाँ पे n-1 बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं दो तरफ फैक्टर है, कैंसिल कर देते हैं, काम चला लेते हैं। कई बार क्या होता है कैंसिल करने के बाद बाई चांस हो सकता है सही हो गया हो, वो अलग बात है, या आपके साथ अगर ऐसी घटना हुआ भी हो मे बी, तो हो सकता है कि आंसर में कोई फर्क ना पड़ा हो, तो शायद आपने इसको रूल बना लिया हो कि कैंसिल कर देते हैं हमेशा। ये हमेशा कैंसिल नहीं होता है गाइस, ठीक है। क्या रीजन है, क्योंकि अब बताओ बेसिक एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि x² = 4x और मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ x की वैल्यू, तो आप x काट के क्या x = 4 बताओगे। तो 4 भी सॉल्यूशन है, ये बात सही है कि 4 एक सॉल्यूशन है, लेकिन अब तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स आने चाहिए ना, आप तो सिर्फ एक ही रूट्स बता रहे हो। इसलिए कभी भी किसी भी चीज को कैंसिल नहीं करते, खासतौर पे मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्योंकि कैंसिल करने से हमारा सॉल्यूशन कम हो जाता है, ठीक। हमें सारे सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये कहेगा कि भाई साहब आ गए, आप बताओ क्या करें। तो ये कहेगा देखो यार हम दोनों आपस में कॉमन हो रहे हैं। पूछेगा कौन कौन सा हो रहे हैं भाई, चलो ले लो, n हो रहा है और n-1 दोनों को भला हो जाएगा, तो 2n-1 -3 -3, ठीक, ओके नो डाउट, सही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखो n-1 2n-4, अब तीन चीज का प्रोडक्ट जीरो कब कब हो सकता है, या तो फर्स्ट फैक्टर जीरो हो, या तो सेकंड जीरो हो, या तो थर्ड जीरो। थर्ड जीरो करोगे तो 2n-4 = 0, सॉल्व करने बाद n की वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब क्या ये गारंटी दे रहे हो कि तीनों सॉल्यूशन हमारा आंसर है, इस बात की क्या गारंटी आप दे सकते हो कि तीनों ही चीज हमारे सवाल का आंसर है, तो ऐसा नहीं है। हम हमेशा गारंटी उसे समय देंगे जब ये क्वेश्चन अपने ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। मैं बार बार यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान रहे। ओरिजिनल इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इस n की वैल्यू यहीं पर सेटिस्फाई करा देते हैं, या यहाँ पे समथिंग टाइप का, नहीं, आपको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में ही रखना है। ओरिजिनल आपका कौन सा है, वो ये है, ठीक है। तो हम इसमें 1 बाय 1 एक एक करके चेक करेंगे, चेक करते हुए देखते हैं कितने सॉल्यूशन आता है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n और 4 ऑप्शन बन जाता, तो कुछ लोग 3 सॉल्यूशन मार के आते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं। क्योंकि जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे वो आंसर अपने इक्वेशंस को पहले सेटिस्फाई करना चाहिए, एंड देन दैट आंसर विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद चेक करने का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं चेकिंग पॉइंट्स के, ठीक है। तो ये रहा आपका ओरिजिनल इक्वेशंस। अब चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 रूट्स आए हैं 0 1 2 नाम का, तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। सो नाउ स्टार्ट n = 0, ठीक है, n = 0। तो तब जब n को 0 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 0c3 0c2 4:1। क्या होता है, ये डिफाइन है क्या, मैंने क्या बताया, ऊपर क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होना चाहिए नीचे के रिस्पेक्ट में, तो ये अनडिफाइन है,
इसलिए 0 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, यानी कि n इक्वल टू 0 इज नॉट सॉल्यूशन। देखा कितने सारे फैक्टर्स हैं। तो अच्छा योद्धा वही है जो परिस्थिति को संभाल सके। आगे बढ़ते हैं। अब मैं n को 1 पे करता हूँ। 1 रखो, यहाँ पे क्या आएगा 2c3 रेशियो 1c2। देखो अनडिफाइन तो एक कोई भी अगर एक अनडिफाइन होता तो कहने मतलब आंसर नहीं लेना है। तो इसे यहाँ देखो ये भी अनडिफाइन है। इसमें अनडिफाइन होने का जो 3 कंडीशन पढ़ाया था, कौन सा वाला गलत हो रहा है? थर्ड वाला। थर्ड वाला ये जो है r वो हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, या ये कहें नीचे वाला टर्म हमेशा छोटा होता है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे तो छोटा ही होना चाहिए। सिंपल। इसका मतलब है कि n की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, इज नॉट सॉल्यूशन। 3 सॉल्यूशन में से 2 सॉल्यूशन गायब है ही नहीं, आंसर फर्जी आए पता नहीं कहां से। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 2 पे। ठीक है, चेक करते हैं। जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 4c3, यहाँ रखेंगे तो 2c2। अब देखो कुछ डाटा हम लोगों ने डायरेक्टली याद किया था, अब उससे समय बचेगा। बताओ 4c3 को मैथमेटिकली लिख सकते हैं 4c1। कैसे लिख सकते हैं? एनसीआर इक्वल टू क्या पढ़ाया था? एनसी एन माइनस आर। उस हिसाब से 2c2 बच्चों को अब याद हो गया होगा कि 1 होता है। याद है एनसी एन की वैल्यू 1 रटाया गया आपको, एनसी 1 की वैल्यू n रटाया गया यानी कि 4। तो देख सकते हो ये डिफाइन भी है और इनके वैल्यूज भी आ रही हैं, और LHS इक्वल टू RHS भी आ रहा है। तो ये अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है तो वो वास्तव में ये होना चाहिए। ठीक, यानी कि हम कहेंगे जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आएगा, वो क्या है? n इज इक्वल टू 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। अगर ऑप्शन दिया जाता है तो आपसे n की वैल्यू ना पूछ के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो आप 3 सॉल्यूशन बोलोगे, जबकि उसमें से 2 से तो सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, तो सिर्फ 2 वाले से आ रहा है, यानी कि n इक्वल टू 2 की वैल्यू से, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिला आई हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब चलते हैं एक नया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आईटी में बहुत समय पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं और कब कैसे कैसे यूज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टडी ये है कि 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट होने चाहिए, सिर्फ 2, एक समय पे 2 कम से कम जरूर हो। उन दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो नंबर्स हैं उनमें रिलेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का न्यूमरेटर वाला प्लेस सेम हो। मैं न्यूमरेटर बोल देता हूँ, हालांकि न्यूमरेटर नहीं है, या ये कहूँ कि ऊपर वाला सेम होना चाहिए, तो ठीक है, इसी तरह समझो आप, ऊपर वाले सेम होने चाहिए। और जो नीचे वाले नंबर्स हो इनमें एक खास बात का डिफरेंस हो, सिर्फ एक खास बात का। और डिफरेंस क्या है खास बात का? कि इनमें से कोई ना कोई जस्ट एक ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ एक ज्यादा, 1 ग्रेटर होना चाहिए। तो जैसे r है, तो ये क्या है? r-1। तो क्या इस नंबर से ये ज्यादा लिखा है? बिल्कुल। कितना ज्यादा होना चाहिए? सिर्फ एक ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रहे। जैसे मैं एग्जांपल दूं, c प्लस c, यहाँ लिख दूं मान लो कि सपोज दैट 5, यहाँ क्या होना चाहिए? 4। आगे पीछे भी हो सकता है कि अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 5 लिख सकते हो, बट इसलिए मैं आपको सीक्वेंस नहीं रटा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होना चाहिए? सिर्फ एक ज्यादा, तभी आप इस फॉर्मूले पे वर्क करोगे। ठीक है, तभी हम समझाएंगे एग्जाम्पल देकर। तो लिखा है NCR प्लस NCR-1। तो रूल क्या है कि ये वाला ऊपर वाला प्लेस सेम हो, दोनों दोनों एकदम आइडेंटिकल हो, और इन नीचे वाले टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक ज्यादा होना चाहिए, कोई ना कोई एक। अगर ये 5 है तो ये 6 हो या 4 हो, कोई ना कोई एक कम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करें तो इसका रिजल्ट एक सिंगल बाइनोमियल कोफिशिएंट में हम लिख सकते हैं, जबकि क्वेश्चंस में अलग अलग पार्ट्स में दिया है, 2 अलग अलग बाइनोमियल दिया है, हम इसको कलेक्ट करके एक सिंगल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सुनो, वंस अगेन राइट से इनमें से जो सबसे ज्यादा होगा, क्या बोला? इनमें से
जो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन फॉर्मूला तभी वर्क करना है जब इसमें डिफरेंस 1 आना चाहिए। इनमें से कोई एक सेपरेट करो तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा उसको नीचे लिख देते हैं और ऊपर वाले में सिर्फ प्लस का 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं, सिर्फ प्लस का 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ कंपटीशन फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला कंपटीशन फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं यार इसके मीनिंग को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, अब हम लोग चलते हैं उस फॉर्मूले पे कि इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन बेसिक लूँगा, उसके बाद ये बताऊँगा कि ये प्रूफ कहाँ से हुआ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, प्रूविंग अभी हम आपको समझा देंगे। तो ये देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है 7C3 7C4, ठीक। देखो ऊपर सेम है बिल्कुल, नीचे कोई ना कोई जस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ एक ज़्यादा, सिर्फ एक ही ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रहे। तो इस केस में क्या करते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड कर देते हैं। चेक करो क्या इसमें से कोई एक ज़्यादा है, बिल्कुल 3 में ऐड करेंगे तो 4 आ रहा है। तो जो नीचे लिखा जाता है इनमें से ज़्यादा वाला लिखा जाता है। कन्फ्यूजन क्लियर, 8C4, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, मान लो अगर आपके सामने लिखा है कि 9C5 प्लस 9C7, तो देखो दो बाइनोमियल को ऐड कर रहे हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को। ये वाला टर्म्स भी सेम है, चलो सेम हो गया। नीचे वाले में डिफरेंस सिर्फ एक यूनिट्स का होना चाहिए, एक का, सिर्फ एक का है ये। तो यहाँ देखो 7 - 5 करने से 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 ज़्यादा है। हम लोग को सीख रहे हैं जब एक ज़्यादा हो, ये फॉर्मूला तभी हम सीख ही रहे हैं जब एक ही ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रहे। तो इसलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट वर्क नहीं करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला लगता ही तब है जब नीचे वाला प्लेस सिर्फ एक ज़्यादा होना चाहिए। तो अब बात करें क्या, फॉर्मूला तो नहीं लगा, ये तो बेकार हो गया क्या इसका मतलब? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी इस तरह सिचुएशन हो, तो अगर ये फॉर्मूला नहीं लगता है तो फिर सबका मालिक एक ही है, क्या है, इसकी जगह पे एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को, और इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट को एक्सपेंड कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सो उससे डिवाइड करके फिर जो भी कैलकुलेशन होएगा वो सब कुछ कलेक्ट करके आपस में लिख लेंगे। फिर ये एक तरीका एक लास्ट बचता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब इस नंबर में कुछ स्पेशल होना चाहिए बात, उनमें डिफरेंस एक यूनिट्स का आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं लगा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब जैसे मान लो लिखा है 6C0 6C1 एंड 6C2, मान लो ये लिखा है। तो यहाँ पे 3 टर्म लिखा है, ठीक। कितना टर्म लिखा है, 3 टर्म्स लिखा, ठीक है। अब 3 टर्म्स लिखा है, यहाँ 7 है। तो आप बताओ 6C0 6C1 प्लस 7C2, मैं पूछूं इसकी वैल्यू बताओ। नो डाउट अभी तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या इन दोनों में फॉर्मूला लग सकता है? इनमें से कोई एक घटाओगे, देखो 1 आ रहा है, 1 - 0 1 आता है, ठीक है। 1 आना चाहिए, चाहे इसमें से इसको घटा के आए, चाहे पहले में से दूसरा, चाहे दूसरा में से पहला, किसी एक को घटाने से 1 जरूर बने, ठीक है। तो इस केस में और ऊपर वाला सेम भी आना चाहिए, सेम भी है। तो 6 + 1, इनमें जो ज्यादा होता है वही लिख लेते हैं, ठीक। यह आ जाएगा 7C1। तो देखो इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला अपने को, यहाँ पे भी लगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सो दिस इज ऊपर वाला सेम है, इनमें सिर्फ डिफरेंस एक यूनिट्स का है, इसलिए 8C, और नीचे वाले में जो ज़्यादा होता है वही लिख देते हैं। तो 2 ज़्यादा है तो इसलिए लिख दिया, और ऊपर वाले में एक ऐड करके लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। तो इस तरह से गाइज हम लोगों ने फॉर्मूले को रीड किया, कुछ बेसिक एग्जाम्पल लिया कि कुछ क्वेश्चंस में हर चीज़ ध्यान रख के काम करना होगा कि नीचे के टर्म्स ज़्यादा हो लेकिन सिर्फ एक ज़्यादा होना चाहिए तभी वर्क करेगा, ऊपर वाला सेम भी होना चाहिए, ठीक। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो अब बात करते हैं कि ये क्या रीजन है कि ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कलेक्ट करके इस तरह से कैसे लिख पा रहे हैं, क्या रीजन है, इसके बिहाइंड क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो ये रीजन सिर्फ वही लोग सुने जो लोग खास तौर पे एकेडमिक में है,
बाकी लोग को ये प्रूविंग वाला स्किप कर देना है, ठीक है, उसके बाद पढ़ना होगा जो भी हम कराएंगे आगे। प्रूविंग नहीं देखना है आपको, जो लोग कंपटीशन वाले फिलहाल, एकेडमी वाले को देखना जरूरी है, कई बार एग्जाम में प्रूविंग ही पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर बात करते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग प्रूविंग की तरफ। तो यहाँ लिखा है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करता हूँ एंड राइट हैंड साइड बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी जगह पे, खुद की जगह पे इसकी वैल्यू क्या हो सकता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर्मूला पता है सबको, ठीक है, बच्चे को पता है। प्लस इसको क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1, ठीक है। देखो कैलकुलेशन का जो तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी काम आएगा। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है कि प्रूविंग कौन देखे, हो सकता है इसके जो स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसको प्रैक्टिस करते समय आपके काम आ सकता है, मे भी, ठीक है। इसलिए आराम समझो आप क्या कहना चाह रहे हो। अब बताओ इनमें से ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल एन, आसानी से आ गया, ठीक। कॉमन एक काम करते हैं, एक साथ ले लेंगे, पहले कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन हम एक साथ सबसे बाहर निकालेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये है आर फैक्टोरियल, ये है आर माइनस 1, ठीक, ये है आर, ये आर माइनस 1। बताओ इन दोनों में ज्यादा कौन है, भैया ये तो आर में से कम हो रहा है ना, ये एग्जैक्टली आर है, तो ज्यादा यही होगा। नहीं समझ पा रहे हो तो आर की जगह पे 5 रख के सोच लो, कोई भी नंबर लेके। ये 5 है, ये 5 माइनस 1 4 है, तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यानी ये ज्यादा है। याद करो ज्यादा नंबर हमेशा कम नंबर के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस तरह से कि जब तक कि r माइनस 1 ना आ जाए, तो r बाहर निकाल लो, तो बाई चांस एक ही बार में आ गया। अगर यहाँ पे -2 होता, r माइनस 2, तो लिखते हैं r माइनस 1 r माइनस 2, फिर r माइनस 2 पे फैक्टर लगाते हैं, जो अभी ट्रिक बताया था किसको एक्सपेंड करने का, फैक्टोरियल वाला, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस समय की, ठीक है। अब बताओ एक काम कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये लिखा है n माइनस आर, ये लिखा है n माइनस आर प्लस 1, क्या लिखा है n माइनस आर प्लस 1। अगर आपका स्पेस है अच्छा खासा तो आप चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई करके एक स्टेप ये वाला कॉपी कर लो, उसके बाद सोच लो, आपकी इच्छा है। मेरे पास स्पेस कम है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये लिखा है n माइनस आर और ये प्लस 1 है, तो आप बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, तो ज्यादा ये है, इसी को सॉल्व किया, यहाँ पे देखो एक ज्यादा है, तो मुझे इसको ब्रेक करना है इस तरह से जब तक कि ये ना आ जाए। तो क्या करें, जो लिखा होता है उसको बाहर निकालो, निकाल लिया, फिर अंदर एक एक कम होता जाता है, तो जैसे ही एक कम करोगे बाई चांस n माइनस आर आपका एक ही लाइन में आ जा रहा है, ठीक है, एक ही बार में आ गया n माइनस आर, जैसे एक कम करो तो 1 से 1 कैंसिल होके n माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। अब बात करते हैं इनमें से कंप्लीट कॉमन क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n दिख रहा है सब में, बिल्कुल सही। r माइनस 1 भी दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल। n माइनस आर भी दिख रहा है, बचा क्या 1 अपॉन आर प्लस 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 प्लस, क्या बचा 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। तो ये दो बातें यहाँ पे आपके सामने बचा। अब हम चीजों को थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कलेक्ट करके लिखने वाले आंसर फाइनली। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर इंटू, इसका जब एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर बचेगा n प्लस 1 r इंटू n माइनस आर प्लस 1। कैसे बचेगा n प्लस 1, जब ये यहाँ आएगा तो r से r खत्म हो जाएगा, तो n प्लस 1 बचेगा, ठीक है। कॉपी में थोड़ा कैलकुलेशन करो, तो इतना नोट कर लो, उसके बाद अगला स्टेप में प्रूविंग हो गया लगभग। तो अब इसके आगे बढ़ते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ से निकाले n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हो वापस, ठीक, सब मल्टीप्लाई में। तो ये है r इंटू आर माइनस 1, ये है आपका n माइनस आर, n माइनस आर प्लस 1, ठीक है। अब बताओ क्या इस ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल,
अब आप सोच रहे हो कि कैसे लिख दिया भाई इतना जल्दी। अब बताओ क्या इससे एक बाहर ज़्यादा है? जैसे 6 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम लोग? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। कैसे? इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो 6 5 4 3 2 1 होता है। तो 5 4 3 2 1 क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। 6 बार निकला हुआ है। यानी कि जिस नंबर का फैक्टोरियल है अगर उससे एक ज़्यादा बाहर है, कितना? एक ज़्यादा, तो आप इसको बाहर वाले नंबर का फैक्टोरियल लगा सकते हो। तो n का एक ज़्यादा क्या होगा? n+1, इसलिए बाहर वाले का फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक। सिमिलरली इससे एक ज़्यादा बार होना चाहिए, इससे एक ज़्यादा बार होना चाहिए। तो ये है r और ये है r-1। तो यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, r-1 यहाँ है, r यहाँ है। अब सही है। तो देखो r-1 से एक ज़्यादा कितना आएगा? r। ठीक है, यानी कि r का फैक्टोरियल हम लोग लिख सकते हैं, नो डाउट। क्या इस फैक्टोरियल के बाहर जस्ट एक ज़्यादा आ रहा है क्या? इस फैक्टोरियल से बाहर क्या एक ज़्यादा है? एक बार यहाँ चेक कर लो अच्छे से। तो यहाँ पे n-r का फैक्टोरियल नहीं था यार। प्लीज़ एक बार आप कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की। कैलकुलेशन प्लीज़ यार आपको चेक करना होगा वरना मज़ा खराब हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देखो कॉपी में। यहाँ पे n-r+1 था, ब्रैकेट्स था, गलती से लग गया था। ठीक है, तो देखो इस वाले फैक्टोरियल्स के बाहर क्या एक ज़्यादा है प्लस का 1? बिल्कुल। तो बाहर वाले के यहाँ क्या लगा सकते हैं? फैक्टोरियल का सिंबल। अब हमारा आंसर आने वाला है, अगला स्टेप में आंसर है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा है कुछ इस अंदाज में, समथिंग। आगे पीछे लिखा है n+1 - r। और अगर इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देखो तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट का शॉर्टकट में क्या हो जाएगा? लाइक दिस। इसको जब एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा। एक्सपेंड करके चाहो तो देख लो। तो इस हिसाब से हम लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने सीखा है उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है। तो ये पैटर्न काफ़ी बेटर है और इसके बाद एक एग्जाम्पल कराएंगे, लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स का आईटी के फॉर्मेट का है, दूसरा वाला आईटी में आया हुआ है और ये जस्ट लाइक आईटी फॉर्मेट कह सकते हो। ठीक है, मेंस में तो इस तरह के चांसेस रहते भी आने के। आइए देखते हैं इसका क्या स्टेप्स है। तो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला रीड किया कि NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। ठीक, ओके। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR। यानी कि ये दोनों टर्म सेम होने चाहिए ऊपर के, और नीचे वाले चीज में सिर्फ एक बात का डिफरेंस हो कि इनमें से कोई एक ज्यादा हो, कोई भी एक ज्यादा हो। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 3 हो या 5 हो, 4 और 5 होगा तभी भी कोई ना कोई एक ज्यादा तो है ना। तो जो इनमें से जस्ट एक ज्यादा होगा तभी इस फॉर्मूले को वर्क करना है। और तो कैसे लिखेंगे? ऊपर वाले में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है और इन दोनों में से उस क्वांटिटी को लिखा जाएगा जो दोनों में ज्यादा होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने इस पे काफी एग्जांपल देखे थे, अगर आप एक बार सही से देख लो तो ज्यादा बेटर होगा इस एग्जांपल में। इस एग्जांपल में मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि ये तो फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा, इसके बारे में क्यों सोचा जा रहा है। ध्यान से देखो तो इसमें जो सेम क्वांटिटी है वो नीचे आ रहा है 6 6 6 6 6, लेकिन फॉर्मूला में सेम कहाँ होना चाहिए? ऊपर वाले टर्म में। ठीक है, यहाँ पे नीचे सेम सेम आ रहा है लेकिन फॉर्मूला अगर स्टडी करना है तो ये ऊपर वाले में सेम सेम होना चाहिए। तो मोस्टली स्टूडेंट इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो सुन लो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं, फिर इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, उस तरह से इसको, उस तरह से इसको। तो टोटल इसमें 5 टर्म है। तो बोलने में तो अच्छा लग रहा है कि एक्सपेंड कर लेंगे, इतना भयानक नंबर आएगा कि आप सवाल ही नहीं कर पाओगे। आंसर तो अजीब टाइप का आएगा, मतलब शायद करोड़ों लाखों में आए इसका आंसर। उसके बाद फिर बच्चे क्या सोचेंगे? फिर ऑप्शन भी मिलाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों ऑप्शंस हमारे सी के फॉर्म में लिखे गए। तो कुछ लोग ऑप्शंस को भी ब्रेक कर देते हैं
तो जिनका आंसर इसके आंसर से मैच करता है आफ्टर एक्सपेंडेड, वही वाला ऑप्शन लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक बात हो गई। लेकिन सोचो यार, अगर इस चीज को हम बढ़ाते जाएं 11 से 6, 12 से 6, 17 समथिंग टाइम बढ़ता चला जाए, तब तो करना इम्पॉसिबल होगा जिस तरह से आप सोच रहे हो। ठीक है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एक स्पेसिफिक ट्रिक होगा इस पैटर्न्स को सॉल्व करने का। तो आइए देखते हैं कि अगर ऊपर एक एक ज्यादा हो और नीचे अगर सेम होता है तो क्या कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं क्या है। तो आपको कहा गया है फाइंड 6C6, 7C6, 8C6, 9C6, 10C6। हम लोग जानते हैं एक चीज अच्छे से कि NC n की वैल्यू 1 होता है। ठीक, आज एक लेक्चर में स्टडी की है हम लोग, NC n की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आपको पता है। NC n मतलब यहाँ पे 5C5 भी 1 होगा, 6C6 भी 1 होगा, 7C7 सब कुछ 1 होगा। ठीक है, तो ये दोनों बात हमें पहले से पता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। ये सारी चीजें वी नो दैट है। ठीक है, ये दोनों बात आप जानते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। C6 की वैल्यू क्या होगा? 1 लिख दिया, बाकी को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो यार प्रैक्टिस से ये सब चीजें आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब। 1 की अगर वैल्यू की बात करें, 1 इज द व्हाट। 1 को मैथमेटिकली हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे 5 से 6 भी लिख सकते, सॉरी 5 से 5 भी लिख सकते हैं, 10 से 10 भी लिख सकते हैं, 9 से 9 भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे यही इसका ट्रिक पार्ट है, यहाँ पे ऐसा क्या लिखे जिसको इनके साथ मिलाकर एक फॉर्मूला बनता हो। इनके साथ ऐसा क्या लिखा जाए, तो देखते हैं क्या है। तो इस 1 के मैथमेटिकली हम लोग वापस क्या ले सकते हैं? 7C7। ठीक है, 7C7 की भी वैल्यू क्या होगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं कि NC n की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूला अपने को याद होगा। तो अब बात करते हैं, इतना सोचा क्यों गया, यही इसका ट्रिक पार्ट है स्पेशल। अब देखो, इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो अब ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ऊपर भी सेम हो गया, नीचे वाले क्वांटिटी में कोई ना कोई एक ज्यादा भी है, तो क्वांटिटी क्या होता है? ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, और इनमें से उसको लिखते हैं जो दोनों में ज्यादा होता है, जस्ट ज्यादा। तो 6, 7 में कौन ज्यादा है? 7। हो गया, खत्म। बाकी के 3 टर्म कॉपी कर लो एज इट इज। ठीक, अब ये सीक्वेंस चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8C7, 8C6, क्या फिर से ये फॉर्मूला वर्क करेगा? बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला टर्म सेम भी है और इनमें से कोई ना कोई एक ज्यादा भी है, तो इसलिए हम लोग वर्क कर सकते हैं कि ऊपर में एक ऐड कर दे +1, तो दैट्स वाई 9, एंड दोनों में जस्ट ग्रेटर वैल्यू लिखा जाता है, तो ये 9C7 हो जाएगा। ठीक है, 9C6 + 10C6। आगे बढ़ते हैं, 9C6, 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 9C7। देखा, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये हो जाएगा 10C7 एंड 10C6। ठीक है, अब मैं जगह नीचे नहीं है उसके सामने लिखता हूं। अब इसको फिर से मिलाएं तो ये हो जाएगा 11C7। क्या हो जाएगा? 11C7। कैसे? क्योंकि ऊपर वाला टर्म सेम भी है, तो फॉर्मूले में एक ऐड कर देते हैं और नीचे जस्ट एक ज्यादा जो लिखा होता है उसमें से क्वांटिटी ज्यादा वाला लिख देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब चलो भाई ऑप्शन देखते हैं। इन चारों ऑप्शंस में आपके 11C7 मेरा आया, लेकिन ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन हिसाब से बच्चे कौन मार के आएंगे? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन ऑफ दिस आपको तब मारना होता है जब 100% श्योर हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 100% इज रॉन्ग, तभी आप मार के आओगे लास्ट ऑप्शन। लेकिन आप बताओ, क्या 11C7 को लोग कह रहे हो हाँ हम तो श्योर है, इनमें से तो 11C7 है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस तभी तो मार रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये गलत हो जाएगा इस केस में। क्यों गलत हो जाएगा? रटा नहीं है, ये तो आपको पता ही है। अब बताओ, क्या एक फॉर्मूला हम लोग और जानते हैं? ये सब मैं आपको लिखने जो नहीं, ये सब मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि NCR का फॉर्मूला होता है NCn-R, और मैंने जब ये फॉर्मूला पढ़ाया था तो वहां पे कुछ बात बताया था कि मोस्टली जो फॉर्मूला ये यूज होता है इतना इंपॉर्टेंट है
कि ऑप्शन में काफ़ी खिलवाड़ लोग करते हैं एग्जामिनर, जो भी पेपर बनाते हैं, ठीक है, जो भी पेपर कंडक्ट कराते हैं, तो उनमें इस ऑप्शंस को बनाने में इसका बड़ा हेल्प होता है। आइए देखते हैं क्या मतलब है। ये चीज़ हम लोग ने प्रैक्टिस भी किया हुआ है। फिलहाल मैं आपको एक दिखाता हूँ। यानी कि इसको लिख सकते हैं 11C 11 - 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 11C4। तो देख सकते हो मैथमेटिकली तो फाइनल आंसर आ चुका था 11 से 7, लेकिन ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इस तरह एक बार देख लेते हैं, बन जाए तो ठीक है। तो मैंने देखा तो 11C4 आया। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो गाइज ये आप समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूले का क्या इंपॉर्टेंस है। ये फॉर्मूला आपको ऑप्शन बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको नोट करो। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं आईटी का। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन आईटी के साथ। यहाँ पे हमने पिक किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी ठीक ठाक पुराना है, लेकिन अब इस तरह के एग्जाम्पल आपको मेंस में, करंट मेंस में या स्टेट लेवल के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, रिपीटेड फॉर्म में थोड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या इसमें पैटर्न है। यहाँ पे देखा जाए तो यार फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंपली डाटा है थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका समेशन सिंबल है, आप इसके बारे में सब कुछ जानते हो फिलहाल। तो बात करते हैं 47C4 प्लस समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक 52 माइनस RC3। ठीक, अब अगर हम बात करें समेशन के मीनिंग का यूज करने के लिए, आपको पता होगा समेशन का यूज कैसे करते हैं। तो R इक्वल टू 1 है, तो 1 से स्टार्ट करो। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो आएगा 52 माइनस 1 C3 प्लस, समेशन का सिंबल होता है प्लस। फिर अगला रखेंगे तो R इक्वल टू 2 आएगा। जब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही आ जाएगा। अगला 3 रखेंगे, अगला 4 रखेंगे। अब बात आती है कब तक रखेंगे भाई, बुढ़े हो जाएंगे तब तक रखते रखते। तो बुढ़े होने जो नहीं है, आपको यहाँ पे अपर लिमिट बोल दिया है कि आप 5 पे रुक जाओ। तो 1 2 3 4, तो 5 पे आपको रुक जाना है। यानी 5 इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन दिस सीरीज। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं 52 माइनस 1, सो 51C3, 47C4 एंड दिस इज 50C3, 49, 48 प्लस 47C3। अब देखा जाए तो 5 टर्म्स में है समेशन के अंदर, और एक टर्म बाहर आपको पहले से दिया हुआ है, टोटल 6 टर्म। अब चेक करो क्या इसमें कोई सा चीज बन रहा है जो आपको फॉर्मूले की नजर से देख सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यार फॉर्मूला इसमें सेट होने के लिए आपको नीचे में जस्ट एक ज्यादा देखना होता है और ऊपर वाला टर्म्स सेम दिखने चाहिए। तो पहले देखो ऊपर वाला सेम कहाँ कहाँ है। तो मुझे एक दिख रहा है 47 यहाँ पे है और एक यहाँ पे दिख रहा है 51 यहाँ है। तो क्या इसमें कहीं दोबारा 51 आया है? नहीं, 50 है कहीं नहीं है, 49 कहीं नहीं है, 48 कहीं नहीं है। तो ये जो 4 टर्म मिडिल के हैं ये आपके कहीं भी रिपीट नहीं हुए, तो इसलिए वो डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं फॉर्म करेगा। सिर्फ ये दो पोजीशन वैल्यू ऐसे हैं जो फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ऊपर वाला टर्म भी सेम है और नीचे वाले में जस्ट एक ज़्यादा भी कोई ना कोई अवेलेबल है। ठीक है, जस्ट एक ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो मैं टिक किया हूँ, अगर मैं टाइम सेव करूँ तो टिक वाले को अगर इकट्ठा किया जाए तो कितना हो जाएगा 47 प्लस 1। फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार फिर से यहाँ लिखना चाहूँगा फॉर्मूला, अगर आपको नहीं आया तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। तो देख सकते हो 47 यानी ऊपर वाले में एक एक्स्ट्रा होता है, यहाँ कितना आ जाएगा 48C4 प्लस। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे वर्क नहीं करने वाला है अभी तक। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसको मैंने टिक कर दिया। ठीक है, अब खोजो इसमें क्या इस 5 टर्म्स में क्या और भी कुछ अवेलेबल है जो फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। तो जी बिल्कुल 48 यहाँ है, 48 यहाँ है, तो फिर से ये कंबाइन हो गया। तो फिर से इन दोनों को एक स्टार्ट करके एक साथ कंबाइन कर लो। तो 48 प्लस 48 कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 48 प्लस 1 यानी कि 49 C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3।
तो यार आपको ये सब इतना लिखना पड़ रहा है, मजबूरी है, वरना मैं भी नहीं लिखता। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ, स्पेस ठीक ठाक अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 49C4 और 49C3 फिर से कंबाइन हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऊपर और टर्म सेम है और नीचे जस्ट एक ज़्यादा है। ये हो जाएगा 50C3 सॉरी 50C4। नेक्स्ट क्या है 51C3 प्लस 50C3। देखो अब फिर से ये दो फॉर्मूला मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है एक्चुअली। तो 51C4 एंड 51C3 फिर से फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, तो यह जाएगा 52C4। तो यहाँ पे आ गया 52C4। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो इस ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें लिखा गया हो 52C4। तो मोस्टली स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन मार के आएंगे, नन ऑफ दिस। ठीक, लेकिन यार जब तक कंफर्म न हो कि तीनों गलत हैं तब तक आपको नन ऑफ दिस मानने कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर से पुरानी प्रॉपर्टी कौन सा, ये सिर्फ जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बार बार लिखो ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, तो देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर होता है। तो अब थोड़ा इस पे देखते हैं क्या इस कॉन्सेप्ट से थ्रू कुछ हो सकता है क्या इसका। तो ये देखते हैं 52C 52 माइनस 4 यह जाएगा 52C 48। आई थिंक ये आएगा जी, बिल्कुल। तो या तो आंसर 52C4 हो सकता है या फिर 52C 48 हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ये तो नहीं दिख रहा था लेकिन ये तो दिखा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देख सकते हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन जो कि JEE मेंस 2019 में आया था। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लो। अब हम स्टार्ट करते हैं 2019 मेंस में आया था प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो बात करते हैं इफ समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक दिया है और ये कुछ जनरलाइज एक मीनिंग है समेशन के अंदर का, अब इस पे हम बात करेंगे। और इनका कहना है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी क्वांटिटी k/21 टाइप का आता है। तो आपको बताना है कि जो k वाला प्लेस है उसकी वैल्यू क्या होगा, और ये आपके चार ऑप्शन है। कॉम्पिटिशन जब भी सवाल आते हैं तो थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लुक काफ़ी बेटर है। तो यार स्टार्टिंग सब वही होता है। ठीक साहब, स्टार्टिंग सब वही आपको ये प्रूव नहीं करना है, ये इन्होंने दिया है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो इस तरह से आता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, समय वेस्ट किए बगैर मैं बार बार कॉपी नहीं करूँगा, मैं यहीं पे सीधे लिख देता हूँ। ये लिखा है 20C आयोटा माइनस 1। ठीक, 20C आयोटा माइनस 1। अगर आप नीचे वाले पार्ट्स को देखो, प्लीज़ मैं दोबारा इसको नहीं लिखा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो कॉपी में लिख के फिर सॉल्व करो, समय बचाना चाहिए जितना हो सके। तो 20 सेम है और इनमें जस्ट कोई ना कोई एक ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा कौन है, दिस आई। तो इसको मिला क्या लिख सकते हैं, 21CI। ठीक है, 21CI एंड पावर है क्यूब k/21 आपको दिया है। अब देखो यार थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको कैसे सोचोगे, तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आप इनको अपने अपने प्लेस पे एक्सपेंड कर लो। ठीक, ये आपके लिए जो एग्जाम में करोगे। एक तरीका और है जिससे लुक वाइज आपको जब हम बाइनोमियल थ्योरम सेकंड पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से जल्दी किया जाए। ठीक है, फिलहाल मैं बात करता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे करोगे, तो उसकी हम बात करना मुझे लगता है ज़्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आयोटा माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज नॉट आयोटा, मैं हालांकि गलती से बोल दिया है, आयोटा नहीं सिर्फ आई बोलेंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 20 तक। इस आई को आयोटा में समझ लेना, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ले तो शायद समझ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 20 माइनस आई प्लस 1, ये हो जाएगा 21 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 21 फैक्टोरियल आई फैक्टोरियल एंड 21 माइनस आई फैक्टोरियल। तो जितना अच्छा दिमाग लगाने से होता है उतना ही अच्छा कैलकुलेशन से भी आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन से आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर होता है। अगर चीज़ें नहीं याद है तो ज़्यादा बिलीव किया करो एग्जाम में कैलकुलेशन, और अगर माइंड लगा पा रहे हो तो अच्छी बात है, माइंड लगा लो। ठीक है, कुछ बातें होती है जो पूरा टॉपिक खत्म करने के बाद निकल के आती है। ठीक, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, थोड़ा सा मैं इसको लिख लूँ। अगर यहाँ पे जो कैंसिल वाले टर्म्स हैं
1 से लेकर 20 तक गया है, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। सो फैक्टोरियल I 21 माइनस I एंड होल डिवाइडेड बाय रूट फैक्टोरियल 21, ठीक है, एंड होल पावर क्यू। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 21 माइनस I एंड फैक्टोरियल 21 माइनस I, क्या इन दोनों में भी कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल। कैसे? 21 को अगर बाहर निकालें फैक्टोरियल से तो फैक्टोरियल के अंदर कितना बचता है? एक कम बचता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए, I की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है। देखो यार ये बहुत स्टेप लेंदी चला गया, जब हम पूरा पढ़ लेते हैं तो इसको मैं बस एक लाइन में करता, मुझे पता है यहाँ पे स्टेप्स क्या है, मैं तो इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकता हूँ। इसका फाइनल आंसर आएगा आई थिंक I अपॉन 21 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो I अपॉन 21 आएगा, ठीक है। हालांकि हम आपको यहाँ पे मैथमेटिकल दिखाना चाहते हैं कि कैसे आता है, ठीक। ये बहुत छोटा सवाल है, अभी हम लोग बाइनोमियल सेकंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं मैथमेटिकली पूरा बिलीव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये दो पार्ट कैंसिल हो गया, तो इन दोनों नंबर में से कौन सा ज्यादा है? 21, तो उसी को फैक्टराइजेशन करेंगे जो भी करना होगा। इन दोनों में कौन सा ज्यादा है? आयोटा। तो जो ज्यादा होता है उसी को ब्रेक करते हैं, ये हम आपको आज के लेक्चर से बता रहे हैं, ठीक है। तो I को ब्रेक करेंगे तो आएगा I, फिर I माइनस 1, ठीक, एंड डिवाइडेड बाई 21 को ब्रेक करेंगे 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल एंड होल पावर क्यूब k अपॉन 21। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, मैंने अभी आपको बताया कि इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो वो आपको दिख सकता है यहाँ से, ऊपर I बचता है और नीचे 21 एंड देन होल पावर क्यूब। और मैं यही तो बोल रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा I अपॉन 21, ठीक है। तो देखो मैंने जल्दी बता दिया, यानी कि मैंने अपने दिमाग में सारा प्रोसेस किया नहीं है। इसके स्टेप के बाद एक डायरेक्ट मीनिंग होता है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, जब बाइनोमियल सेकंड पढ़ेंगे तो हम बता देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बेस से हम यहाँ पे जल्दी कर लिए। अगर आप चाहते हो कि जल्दी करें तो मैं हो सकता है कि इस क्वेश्चन के बाद बता दूँ, आई थिंक बताऊंगा अभी, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पहले वो मेथड है जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं क्या लिखना है क्या नहीं। देखो यार जो मैं बार बोल रहा हूँ ना कि इसको मैंने जल्दी क्यों बता लिया, बाई चांस यहाँ जल्दी आ रहा है। अगर यहाँ पे 22 होता, यहाँ पे I+3 होता समथिंग टाइप का, तो फिर तो यही एक लौता मेथड है जो चल रहा है। बाई चांस यहाँ पे एक सेटिंग है जिससे कि जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट जो नहीं कि आपकी किस्मत में सेटिंग हमेशा दिखने को मिले, कुछ चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, ये आ जाएगा I पावर 1 20, I पावर क्यूब अलग, 21 के पावर क्यूब अलग। तो 21 क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम चाहें तो इस 21 के पावर क्यूब को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में मिसलेनियस चैप्टर में पढ़ा गया है कि समेशन के अंदर कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ क्या बच जाएगा? आयोटा, दिस इज नॉट आयोटा एक्चुअली, दिस इज आई ओनली, ठीक। ये आ जाएगा 1/21 के पावर क्यूब। अब देखो जब I को 1 रखेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा? 1 का क्यूब, 2 रखें तो आएगा 2 का क्यूब, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब। कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यार ये मिसलेनियस सीरीज का ये है फॉर्मूला नंबर 3। जब मिसलेनियस सीरीज का वीडियो देखोगे तो जब उसमें पहला ही वीडियो में हमने फॉर्मूला नंबर 3 लिखवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे NQ था, फॉर्मूला था NN+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो N की जगह पे क्या है हमारे क्वेश्चंस में? N की जगह पे क्या है? वो है 20, तो आ जाएगा 20 इंटू 20+1, तो ऐड कर लेंगे तो 21 एंड डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपका 10, दिस इज 10 एंड दिस इज 21 और पावर होल स्क्वायर है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 10 के स्क्वायर 100
21 के स्क्वायर 21 के स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है कि ये कुछ पार्ट हैं ऐसे जो कैंसिल हो रहे। ध्यान रहे यहाँ पे क्यूब लिखा है, ठीक है, 21 पावर क्यूब है। तो मोस्टली आंसर आ गया है। अब क्योंकि स्पेस मेरे पास फिलहाल कम है, फिलहाल मैं काम चला लेता हूँ यहाँ पे लिखकर। यहाँ पे हो जाएगा 100 और नीचे बचेगा 21 और राइट साइड है k अपॉन 21। तो गाइज आप देख सकते हो 21 से 21 खत्म हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से 100 आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो लास्ट ऑप्शन विल बी डन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट ऑप्शन देखा कि आंसर सही आ रहा है। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार इतना लेंथी कौन करेगा, तो देखना एक मीनिंग है जिसकी वजह से आप इसको जल्दी से लगा सकते हो। क्या मीनिंग है मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, छोटा सा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। तो ये चाहो तो ये लिखने के बाद इस स्टेप के बाद तुरंत आ सकते हो, जैसे हम अल्टरनेट कह सकता हूँ इस जगह पे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, पहले ये सुन लो, ये डायलॉग पूरा क्या है, कहीं बगल में लिख लो, फिर हम बात करेंगे। जैसे आप बताओ, हमने आपको आज के लेक्चर में बताया कि जैसे लिखा है 15C4, तो एक तरीका तो ये, कुछ नहीं पता हो तो वो फॉर्मूला लगा दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला, और फिर बाद में ट्रिक बताया था क्या, 15 को 4 स्टेप चलो एक एक कम करके, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 हो गया। फिर नीचे आता है 4 3 2 1, ये ट्रिक बताया था आपको, बिल्कुल बताया। अगर हम लोग इतना लिखें केवल, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 14C3, चेक करो इस पूरे सर्कल पार्ट्स को, 14C3 नहीं समझ में आया तो उल्टा सोचो ना, 14 कितना स्टेप चलना है, 3 स्टेप। तो देखो 14 13 12 1 2 3 3 स्टेप हो गया, और नीचे वाले फैक्टोरियल 3 to 1, जो ट्रिक बताया था वो उस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। यानी कि अगर हम फुल एंड फाइनल बात देखें तो किसी भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट में से अगर चाहो तो ऊपर को बाहर निकाल सकते हो, नीचे को भी बाहर निकाल सकते हो। तो इनटू में एक नया बाइनोमियल कोएफिशिएंट आता है, बट किस तरह से आता है, ऊपर वाले में भी एक कम होता है और नीचे वाले में भी एक कम होता है, ओनली 1 कम, ठीक है। यानी कि क्या 50/4 50 माइनस 1 C4 माइनस 1। हालांकि यार कई बुकों में ये फॉर्मूला लिखा होता है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ इसको, सीधे हम बाइनोमियल सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ फुल एंड फाइनल इस फॉर्मूले की, तो आप मैथमेटिकली लिख सकते हो कि NCR इज इक्वल टू N/R इंटू N-1 CR-1। आप चाहो तो इसको एज ए फॉर्मूला अपनी कॉपी में बगल में लिख लो, इस क्वेश्चन के बगल में, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, ये हम लोग मल्टीनोमियल यानी कि बाइनोमियल सेकंड में सीखेंगे सारी बातों, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी बात समझ में आ गया है तो अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो इसी वे में अगर बात करें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20C आयोटा माइनस 1, बताओ 20C1 क्या लिख सकते हैं, 21 ऊपर से निकाल लो, नीचे से आयोटा निकाल लो, दिस इज आई ओनली। ऊपर में एक कम करेंगे तो आएगा 20, नीचे में एक कम करेंगे तो आएगा I-1। तो देख सकते हो हमारा समय बहुत बच गया गाइस, मतलब इतना बच गया कि कोई ठिकाना नहीं, ठीक। तो ये I ऊपर चला जाएगा, तो I अपन आ जाएगा 21। तो आप देख सकते हो जो स्टेप मैंने पिछले मेथड में यहाँ तक आने के लिए 4 स्टेप लिखा गया था, यहाँ पे तो एक ही स्टेप में आ गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारी चीजें बारीकी बारीकी पॉइंट्स पता होने चाहिए, पता नहीं कब क्या काम आ जाए, ठीक। तो नीचे 21 लिखा है। तो यार इसके बाद का प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपके कॉपी में करके दिखाया हुआ है, तो यही वाला चीज यहाँ पे बना है, तो आप चाहो तो इसके नीचे सेम चीज कॉपी कर सकते हो। इसके आगे का प्रोसेस वही है, सिर्फ ये लाने के लिए मैंने जल्दी किया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को अच्छे से फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेटेड स्टडी करेंगे, जिसके लिए चैप्टर ही स्पेशल बनाया गया है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए चैप्टर बनाए गए। ये जितने भी क्वेश्चंस किए थे आज के लेक्चर में, वो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे थे,
नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ेंगे।